ये कहानी शुरू होती है ये टिंग पैलेस से, जहां पर कैद परिवारों को रखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक नीले बालों वाली लड़की किसी के कपड़े उतार रही है और बोलती है जल्दी करो नहीं तो ये जाग जाएगा। तभी एक दूसरी छोटे बालों वाली लड़की सहमी सी बोलती है, अगर ये उठ गया तो हमारा काम प्रोस्टिट्यूशन कहलाएगा ना। तो पहली लड़की बोलती है, नहीं हम कोई पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी आवाज इस पैलेस से बाहर भी नहीं जाएगी जिससे किसी को पता चलेगा इसके बारे में। तब दूसरी लड़की बोलती है कि ठीक है, लेकिन मैं अभी भी वर्जिन हूं तो मैं थोड़ा नर्वस हूं। तभी बेहोश हुआ लड़का जाग जाता है और चिल्लाकर बोलता है, ये सब क्या हो रहा है। और अपने मन में सोचता है कि मैं तो मर गया था ना, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया। तभी छोटे बालों वाली बोलती है, शिट ये तो जाग गया। और दोनों लड़कियां उसे देखने लगती हैं। लेकिन हमारा बंदा सोच रहा होता है कि क्या मैं दोबारा पैदा हुआ हूं और ये दोनों कौन हैं। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है जिस पे लिखा होता है, रूल एज अ मोनार्क सिस्टम एक्टिवेटेड, और समय रुक जाता है। लड़का बोलता है कि ये दोनों मूव क्यों नहीं कर रही हैं। तभी एक और स्क्रीन शो होती है जिसमें से आवाज आती है कि मेरी वजह से। तभी एक हॉट टाइट ब्लैक ड्रेस पहने एक फेरी लाइक लड़की सामने आती है और नटखट अंदाज में बोलती है कि मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं एक सिस्टम हूँ शाओलिंग, और तुम हो फॉर्मर डायनेस्टी प्रिंस जो कि दोबारा पैदा हुए हो, ली जंक्सियन। तब हमारा बंदा जिसका नाम ली है चौंकते हुए बोलता है कि मैं कैसे मरा। अब ये मत बोलना कि उस हरामजादे माइंड कंपनी ने मुझे मारा है। तब लिंग बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तब हुआ जब तुम सो रहे थे और तुम्हें हार्ट अटैक आया और तुम मर गए, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। तब ली सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो एक जीनियस था जिसने एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी बनाई थी और हर महीने नई नई लड़कियों के साथ मजे करता था। ली बोलता है तो क्या मैं एक लूजर की तरह मरा। तब लिंग बोलती है तो क्या हुआ, ऐसे हजारों लोग ऐसे मरते हैं। इसी वजह से तुम मुझसे मिले हो और तुम लाखों करोड़ों लोगों में से चुने गए हो रूल ऑफ मोनार्क के मिशन के लिए। तुम टेंशन मत लो, सबसे पहले इस दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में जानने में मदद करती हूँ। तभी ली को उसके पीछे शरीर के और इस दुनिया के बारे में याद आने लगता है, जैसे कि 100 साल पहले अनजान और ताकतवर स्पिरिचुअल पावर इस दुनिया में आई थी, लेकिन केवल विमेन ही इस पावर के लिए क्वालिफाई होती थी। और तब से इस दुनिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। आदमी के काम औरतें करती हैं और औरतों के काम आदमी। 10 साल पहले एक जनरल जिसका नाम वू मे था, उसने इस पावर का फायदा उठाया और आदमियों के खिलाफ एक जंग करके कैपिटल चैंग पे कब्जा कर लिया। उसने ली क्लैन की सारी औरतों और लड़कियों को मारकर सभी आदमियों को अपना स्लेव बना लिया। ली उसी ली क्लैन का आखिरी लड़का बचा है, जिसकी वजह से हमेशा उसे सभी बुली किया करते थे। लेकिन जहां बुराई होती है वहां एक अच्छाई की किरण होती ही है। एक गुड नेचर की लड़की थी जो उसको हमेशा सबसे प्रोटेक्ट करती थी, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था कि ली की फैमिली बहुत अच्छी थी, जो कि खुद भी एक स्लेव थी। तब से ही दोनों में एक क्लोज बॉन्ड बनना शुरू हो गया था। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और लिंग ली को पहला मिशन बताती है जो होता है फर्स्ट मेल एम्परर। फिर लिंग बोलती है कि तुम्हारा यहाँ एक बहुत टफ गोल है कि इस दुनिया का पहला मेल एम्परर बनना पिछले हजारों सालों में। फिर ली चौंकते हुए बोलता है, कौन सा होस्ट और कौन सा टास्क, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब लिंग उसे सीधे तरीके से समझाती है कि तुम अपनी पिछली जिंदगी में मर चुके हो और इस दुनिया में रीइंकारनेट हुए हो, जहां विमेन मैन से ज्यादा ताकतवर हैं और तुम्हें सिस्टम के सभी टास्क पूरे करने पड़ेंगे। तब खुश होकर ली बोलता है कि क्या सच में, सिस्टम तो मेरी एबिलिटी क्या है, क्या मैं एक एम्परर बनने वाला हूँ फ्यूचर में। तभी लिंग बोलती है कि वह सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ जब इसकी जरूरत होगी। और हाँ, एक बात बताना भूल गई कि अगर तुमने कोई टास्क पूरा नहीं किया तो तुम मर जाओगे। तब ली डर के मारे चिल्लाता है, क्या। लिंग के जाते ही समय वापस शुरू हो जाता है। तभी छोटे बालों वाली लड़की ली को पकड़कर बोलती है कि जल्दी करो और मेरी मदद करो इसको नीचे बिठाने में। अब हमें लगता है इसको जबरदस्ती करना पड़ेगा, तो बड़े बालों वाली बोलती है कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आराम से करेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तभी ली सोचता है कि मैं इससे भाग क्यों रहा हूँ, ये तो मजेदार चीज है ना। आखिरकार थ्रीसम करना तो हर आदमी का सपना होता है। और तभी उन दोनों लड़कियों को गले से पकड़कर लिटा देता है और खुद उनके ऊपर चढ़ जाता है। फिर बोलता है कि चलो चेक करते हैं कि तुम दोनों में से बड़ा किसका है और छोटा किसका है, मेरा मतलब है कि तुम दोनों में से कौन बड़ी है और कौन छोटी। तभी ली के सामने एक सिस्टम फ्रेम आता है, वार्निंग, और आवाज आती है कि होस्ट आज रात को आपको एम्प्रेस चेंबर में जाना है, और अगर आपने अभी अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली तो आप इस सिस्टम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट दूंगी या आपको मार भी सकती हूँ। तबली वहां से डर के भागता है और बोलता है कि मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, जो कि ये जो मैं करने वाला था ये आसानी से नहीं मिलता है। भागते भागते गेट से बाहर आ जाता है। तभी वहां पर एक लड़की खड़ी होती है जो उसका नाम लेकर बुलाती है। और ये लड़की वही होती है उसकी बचपन की दोस्त जिसने उसको हमेशा बुलीज से बचाया होता है। उसको देखकर जून को पता चल जाता है कि ये वही लड़की है, इस बॉडी की पुरानी दोस्त। तब उसकी दोस्त उसकी तरफ देखती और पूछती है, तो कैसा रहा सब कुछ, क्या सब कुछ हो गया। तभी अंदर से नीले बालों वाली लड़की बाहर आती है और जून को सर से पकड़कर अंदर खींचने लगती है और बोलती है कि नहीं,
हमने ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक क्योंकि ये बहुत जल्दी भाग गया वहां से। तब जून चिल्लाकर बोलता है कि लिंग, क्या ये सब तुमने करवाया है? क्योंकि इन दोनों ने मुझे लगभग गंदा ही कर दिया था। तब उसकी दोस्त बोलती है कि मुझे माफ करना, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वह इविल एम्प्रेस तुम्हें अपना गुलाम बना लेती और मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने डॉक्टर जेनवू से रिक्वेस्ट की ये सब करने के लिए। तभी उसकी दोस्त छोटे बालों वाली लड़की पर चिल्लाती और बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि बस इसके शोगोंशा को डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन तुम इसे करने के लिए अपनी बहन को भी साथ में ले आई हो। शोगोंशा का मतलब होता है कि पुराने जमाने में चीन में एक प्रथा होती थी जिसमें महिलाओं के बीएनएच पर एक बिंदु लगा दिया जाता था जिससे उनकी वर्जिनिटी की पहचान होती थी। मेरे को तो इतना समझ में आया है, बाकी आप लोग देख लेना। तब नीले बालों वाली लड़की बोलती है कि मुझे माफ करना। ये है इतना चार्मिंग कि मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी वर्जिनिटी सच में ही तोड़ दी जाए। और मेरी छोटी बहन मुझे फॉलो करना चाहती थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने उसे भी साथ में बुला लिया। तभी उसकी छोटी बहन बोलती है कि तुम चुप करो, मैंने नहीं, तुम मुझे खींच कर लाई हो। तुमने मुझे कहा था कि एक रेयर चांस है ये सब करने का। तब जून सोचता है कि ये वही लड़की है, इस बॉडी की पुरानी दोस्त। ऐसा लगता है कि ये उसे पसंद करती है। तब जून अपनी दोस्त को पकड़कर बोलता है कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, पर ये सब करने के लिए तुमने दूसरों को क्यों खोजा? ये सब काम तो तुम खुद ही कर सकती थी ना। तब उसकी दोस्त बोलती है कि हाँ, मैं ये सब कर सकती थी, पर मैं अभी अनमैरिड हूं और मैं अपनी बॉडी को गंदा नहीं करना चाहती थी। अब जून सोचता है कि ये लड़कियां पागल हैं, मैं इनको कभी नहीं समझ सकता, ये खुद मुझे गंदा करना चाहती हैं लेकिन किसी और के साथ। तभी उसकी दोस्त उसको पकड़कर उन लड़कियों के ऊपर फेंक देती है और बोलती है कि जल्दी करो, अभी रात होने में समय है। जल्दी से इसकी शोगोंशा को खत्म करो जिससे कि एम्प्रेस इसको चूज नहीं करेगी और ये पैलेस में जाने से बच जाएगा। तब जून जोर से चिल्लाता है कि रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तभी उसकी दोस्त बोलती है क्यों नहीं कर सकती। तब जून अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर बोलता है कि मुझे पता है तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो, लेकिन अगर एम्प्रेस को पता चल गया इसके बारे में तो वह तुम्हें भी पनिश करेंगी। और सोचता है कि चलो अभी के लिए ये बहाना ठीक है, नहीं तो मुझे सिस्टम पनिश करेगा। तब उसकी दोस्त शर्माते हुए बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं कर सकती। अभी जून अपनी दोस्त के होठों पर उंगली रखता है और बोलता है इट्स ओके, मैं अपने आप को कभी भी डेंजर में नहीं डालूंगा। चाहे वह एम्प्रेस मेरी बॉडी पर कब्जा कर ले, लेकिन वह मेरी आत्मा पर कब्जा नहीं कर सकती। तभी वह अपने दोस्त को पकड़ता है और किस कर लेता है और बोलता है कि मेरे दिल में हमेशा के लिए तुम ही रहोगी। सभी चीजों के बाद उसकी दोस्त उसको एक पेंडेंट देती है जिसपे एक ड्रैगन टाइप कुछ बना होता है और बोलती है कि मैंने इस पे अपना स्पेल कास्ट कर दिया है। अगर एम्प्रेस तुमको कोई हानि पहुंचाना चाहेगी तो तुम्हें ये पेंडेंट भगाने में वहां से मदद करेगा। इतना बोलकर उसकी दोस्त वहां से भागने लगती है और भागते भागते बोलती है कि मैं पैलेस में तुम्हारी सीक्रेट तरीके से मदद करूंगी। उसकी दोस्त के जाने के बाद जून चैन की सांस लेता है और कहता है कि चलो ठीक है, अब बस मुझे पैलेस में जाने के लिए इंतजार करना है। और बोलता है कि जल्दी करो आंटी, मैं बहुत जोर से करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद रात हो जाती है और हमें उसी पैलेस को दोबारा दिखाया जाता है जहां पर हमारा बंदा जून लेटकर सोच रहा होता है कि चलो एक नई एम्प्रेस आने वाली है। हो सकता है कि ये औरत पुराने सभी औरत और लड़कियों से अलग होगी जिससे मैं अभी तक मिला हूँ। सोते सोते वह और सोचता है कि सिस्टम ने मुझे मिशन दिया है इस दुनिया में एम्परर बनने का। मैं जितनी देर इस वर्ल्ड की एम्प्रेस के साथ रहूंगा हो सकता है मेरे एम्परर बनने के चांसेस बढ़ जाएं। तभी वहां पर एम्प्रेस की एंट्री होती है। एम्प्रेस कुछ ज्यादा ही हॉट और खूबसूरती की बला होती है। आते ही एम्प्रेस जून को बुलाती है। जून वहीं बैठा हुआ बोलता है कि हाँ, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और बैठे बैठे सोचता है कि ये इतनी खूबसूरत है और मेरी तरफ ऐसे देख रही है जैसे मुझे अभी खा जाएगी। एम्प्रेस जून की तरफ देखती है और कहती है कि लगता है कि लीक लाइन के पास कोई और सक्सेसर नहीं बचा है। चलो भूल जाओ इस बात को, मैं अपना पांचवा और छठा आदमी कहीं और ढूंढ लूंगी। चलो इतना बोल के एम्प्रेस जाने लगती है। जैसे ही एम्प्रेस जाने लगती है तभी जून चौंक के बोलता है एम्प्रेस प्लीज रुकिए, क्या आप मुझे दूसरा चांस नहीं दे सकती? तभी एम्प्रेस की एक सोल्जर बीच में आती है और बोलती है तेरी इतनी हिम्मत कि तू एम्प्रेस के इतने पास आए और उसके सामने अपना चाकू दिखाने लायक ही है। फिर तभी एम्प्रेस पीछे मुड़ती है और कहती है एक चांस। क्या चांस चाहिए तुम्हें? मुझे एक ऑर्डिनरी लुकिंग मैन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जून सोचता है कि किसी भी आदमी को उसके सामने से जज करना ये तो आम बात है ह्यूमन नेचर में। तभी जून एक्साइटेड होकर बोलता है कि मेरे पास एक स्पेशल स्किल है जिससे आपको बहुत खुशी होगी और जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करेंगी। तब एम्प्रेस थोड़ी शक की निगाहों से बोलती है एक स्किल? कौन सी स्किल? तब जून बहुत ही कॉन्फिडेंस में खड़ा होकर बोलता है कि मेरी स्किल है जीभ लपलपाने की स्किल। तभी एम्प्रेस जून से बोलती है जीव की टेक्निक और उत्साहित होकर कहती है चलो देखते हैं तुम क्या करने वाले हो। जून हल्के से मुस्कुराता है और पूछता है क्या मैं ग्रेप वाइन का यूज कर सकता हूँ? तभी एम्प्रेस की दोनों सोल्जर जून को गुस्से से घूरने लगती हैं। एम्प्रेस एक ठंडी सांस लेती है। ठीक है, जो करना है करो, और अपनी दोनों सोल्जर को इशारे में बोलती है तुम दोनों यहाँ से जाओ। जून एक ग्लास लेकर धीरे धीरे बोलता है
मैंने सुना है कि जब आप सोल्जर थी तब आपको वाइन पीना बहुत पसंद था और पिछले कुछ सालों में वेस्ट सिटी की ग्रेप वाइन आपकी फेवरेट वाइन बन चुकी है। इसलिए मैंने एक नई विधि बनाई है वाइन को सर्व करने की। वो एक ग्लास में वाइन डालकर उसे हिलाने लगता है। मन में सोचता है, रॉयल फैमिली के लिए इस वाइन का रंग और टेक्सचर परफेक्ट है। अगर ये वाइन मेरे मॉडर्न टाइम में मिलने लगे तो इसकी कीमत हजारों में होगी। जून एक वाइन का ग्लास एम्प्रेस की तरफ बढ़ाता है। आंखों में एक चमक और कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, ये लीजिए और घबराने की कोई बात नहीं है। इस टाइप की वाइन के मजे लेने के लिए आपको अपनी जीभ को इसमें पूरा डुबाना होगा। वो दूसरी ग्लास की वाइन को अपने होठों से लगाकर उसमें अपनी जीभ को डुबा देता है। बोलता है, एक छोटा सा सिप लेने के बाद थोड़ी देर के लिए वाइन को अपनी जीभ पे रहने दो ताकि ये पूरी जीभ पे फैल जाए। और अपने मन में सोचता है, वाह, ये कितनी कमाल की वाइन है। एम्प्रेस जून को ये सब करते हुए ध्यान से देखती है, फिर खुद भी वही करती है जैसे कि जून ने कहा था। एक एसआईप लेते ही एम्प्रेस की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो एनर्जी से भरकर बोलती है, ओह वाओ, कितना अच्छा है ये। एम्प्रेस अपने हाथों से इशारा करते हुए कहती है, सभी के सभी ग्रेप वाइन यहाँ ले आओ। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस वाइन से और क्या क्या कर सकते हो। जून मन में बोलता है, इस तरह की वाइन को एंजॉय करना तो मेरी स्पेशलिटी है। अपने पिछले लाइफ में मैंने इसी टेक्निक से वाइन को एंजॉय करके फेमस हुआ था और बहुत सी लड़कियों को पटाया था। उन दिनों तो मैं इस टेक्निक पर एक बुक लिख सकता था। दोनों एक दूसरे के हाथ क्रॉस करके वाइन पीने लगते हैं। कुछ देर बाद सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई देता है। दोनों थक कर बेड पे लेटे होते हैं। एम्प्रेस धीरे से मुस्कुराकर बोलती है, तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी भी बुरी नहीं है। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। जून आंखों में एक उम्मीद लेकर कहता है, मैं चाहता हूं कि मैं यहीं रहूं, मुझे कहीं और ना भेजा जाए। एम्प्रेस उठकर धीरे से कहती है, तो तुम्हें मेरे साथ रहना है ना। जून हल्की हंसी के साथ जवाब देता है, हाँ। एम्प्रेस जून को प्यार भरी नजरों से देखती है और उसे किस कर लेती है। जून सोचता है, ये अजीब क्यों है, मुझे बुरा क्यों फील हो रहा है। फिर उसे लिंग की बातें याद आने लगती हैं, जब लिंग जून से कहती थी, मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, तुम अपने आप को उस इविल एम्प्रेस के हवाले मत होने देना। जून सोचता है, क्या वो लिंग की मन की आवाज थी, क्या इसी की वजह से मुझे अभी बुरा फील हो रहा है। तभी एम्प्रेस अपने कपड़े उतारने लगती है और जून के ऊपर आकर बैठ जाती है और हवस भरी आवाज में कहती है, क्या हुआ, तुम अचानक से कोल्ड क्यों हो गए। जिया अब अपनी बालों में उंगलियां फेरते हुए बोलती है, ये अच्छी बात है ना कि तुम मेरा अटेंशन पाने में सक्सेसफुल हो गए। दोनों कुछ करने ही वाले होते हैं कि तभी बाहर से जोर से आवाज आती है, मैं उस इविल डायन को मार दूंगी। जून को जाने दो। एम्प्रेस की दोनों सोल्डर घबरा के बोलती है, ये कौन है। तभी गेट से एक लड़की भागते हुए एक हथियार लेके आती है और एम्प्रेस के सीने पे अटैक करती है, लेकिन एम्प्रेस की गोल्डन शील्ड एक्टिवेट हो जाती है जिससे उस लड़की का अटैक फेल हो जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि अभी यहाँ क्या हुआ। तभी वो लड़की एम्प्रेस की गोल्डन शील्ड देखकर डर के मारे चौंक जाती है। तभी जून बोलता है, ये आवाज तो उसकी दोस्त की है और ये यहाँ एम्प्रेस को मारने क्यों आई है। फिर हम देखते हैं कि एम्प्रेस गुस्से से अपनी शील्ड को अपने चारों तरफ फैला लेती है और लिंक डिसअपॉइंटमेंट से हर एंगल से अपने वेपन से, जिसमें ब्लैक शैडो की पावर होती है, उसे अटैक कर रही होती है। लेकिन एम्प्रेस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है और थोड़ा मुस्कुरा के बोलती है, तो तुम्हारे पास ब्लैक विंड शैडो की एनर्जी है, इसका मतलब तुमने एफए फैमिली की लेवल 5 की कॉम्बैट स्किल सीख ली है। लेकिन लिंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लगातार अटैक कर रही होती है। तभी एम्प्रेस के शील्ड से टकराकर लिंक का वेपन टूट जाता है। वेपन टूटते ही लिंक डर जाती है। तभी एम्प्रेस सीरियसनेस से बोलती है, तुम्हें क्या लगा, तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम मुझे मार सकती हो। मैं फर्स्ट ग्रेड मिलिटरिस्ट हूँ। तुम्हें ये सोच भी कैसे आई कि तुम अपने 5th ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड को हरा सकती हो। तभी वहां जून की सिस्टम आ जाती है और बोलती है, तुम्हारा लक कितना खराब है, तुम बिगिनर रिवॉर्ड पाने से थोड़ी ही दूरी पे थे, तुम्हें पता है ना। तब जून हैरानी से बोलता है, क्या यही है वो स्पिरिचुअल एनर्जी जिसके बारे में मुझे बताया था। फिर जून सिस्टम से क्यूरियोसिटी से पूछता है, एम्प्रेस ने अभी कुछ मिलिटरिस्ट और लीगलिस्ट की बात की थी, उसके बारे में बता सकती हो। तब सिस्टम सीरियसनेस से बताती है कि ये सब इस दुनिया के पावर रैंक के बारे में है। उसके बाद शांति से बताती है कि इस दुनिया में सभी लोग केवल एक कल्टीवेशन पाथ को चूज कर सकते हैं और इसे 100 स्कूल्स ऑफ थॉट कहते हैं। फिर वो सभी रैंक को ध्यानपूर्वक बताती है, जैसे कि सबसे ऊपर मिलिटरिस्ट, फिर कंफ्यूशनिस्ट, फिर लीगलिस्ट, फिर टाओइस्ट और आखिर में मोहिस्ट। उसके बाद बताती है कि इस दुनिया में भले ही 100 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, पर केवल ये 5 ही सबसे कॉमन है और सभी लोगों की रैंक ग्रेड 9 से ग्रेड 1 की जाती है और सबके अपने अपने एबिलिटी और नेम है। फिर सिस्टम सही तरीके से बताती है कि एम्प्रेस एक ग्रेड 1 की मिलिटरिस्ट आर्मर क्वीन है और उनकी एबिलिटी है इनविंसिबल गोल्डन आर्मर। वहीं दूसरी तरफ लिंग एक ग्रेड 5 की विंड शैडो है और उसकी एबिलिटी है सेकंड शैडो। और इसके हिसाब से लिंग के लिए एम्प्रेस को हराना लगभग नामुमकिन है। अब जून चिंता से बोलता है, इन सब के बावजूद लिंग एम्प्रेस से क्यों लड़ रही है, क्या उसे अपनी मौत का डर नहीं है। तब सिस्टम सोचते हुए बोलती है, मुझे लगता है उसने सोचा होगा कि नशे की हालत में एम्प्रेस की डिफेंस कमजोर होगी या फिर उसे तुम्हारी चिंता हो रही होगी और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम भी उसकी परवाह करते हो, है ना। तब जून सिस्टम से क्यूरियोसिटी से बोलता है, तो क्या मैं भी इस 100 स्कूल ऑफ थॉट को पा सकता हूँ। तभी सिस्टम सीरियसनेस से बोलती है, बिल्कुल नहीं। क्या तुम भूल गए कि इस दुनिया में केवल औरतें ही इस स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर सकती हैं। तभी एम्प्रेस लिंक का हाथ पकड़कर बोलती है,
आखिरकार पकड़ दी गई ना। फिर एम्प्रेस लिंग का मास्क उतारते हुए बोलती है, चलो देखते हैं कि ऐसी कौन है जिसने मुझे मारने की कोशिश की है। तो तभी जून लिंग को पकड़कर दूर कूद जाता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और वहीं पर जून लिंग से विनती करते हुए बोलता है, जल्दी करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम एम्प्रेस का कुछ नहीं कर सकती। एम्प्रेस को लगता है कि लिंग जून को भी मार देगी, इसलिए गुस्से में बोलती है, उस आदमी को कुछ मत करना। अगर तुम सच में एक औरत हो तो मुझसे वन ऑन वन फाइट कर, जैसे कि नॉर्मल वर्ल्ड में आदमी बोलते हैं। मर्द का बच्चा है तो मुझसे आकर लड़। वापस कहानी पर आते हैं। उधर जून लिंग से धीमे आवाज में बोलता है, मेरी बात सुनो, मेरे दिल पर वार करो, नहीं तो तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकती हो। फिर तभी एम्प्रेस चिल्लाते हुए बोलती है, इससे दूर हो जा हरामजादी, और अपने हाथों में एक एनर्जी बॉल बनाकर लिंग के पेट में जोर से मारती है। वह इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि लिंग उसकी वजह से दीवार में जाकर टकरा जाती है। तभी जून लिंग से बोलता है, जल्दी से मेरे दिल पर अटैक करो। लिंग जून की तरफ सहमी सी देखती है और अपना वेपन उठाकर जून के दिल में स्टेप करके वहां से भाग जाती है। ये सब देखकर एम्प्रेस जून के पास भाग के आती है और बोलती है, जून क्या तुम ठीक हो? कोई जल्दी से साई डॉक्टर को बुलाओ। तब जून एम्प्रेस से कमजोरी से बोलता है, योर मैजेस्टी मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। तब घबराते हुए एम्प्रेस बोलती है, तुम बात मत करो, तुम्हारे दिल में स्टेप किया गया है, साही डॉक्टर के आने का इंतजार करो। तब जून अपने कपड़ों से उसी पेंडेंट को निकालता है और बोलता है, अच्छा हुआ कि इस पेंडेंट को मैंने अपने चेस्ट पे पहना हुआ था, नहीं तो आज मैं मर ही जाता। तब एम्प्रेस थोड़ा खुश होकर बोलती है, ये तो अच्छा हुआ, नहीं तो आज। और एम्प्रेस जून को प्यार भरी नजरों से देखती है और उसे किस कर लेती है। ये सब देखकर जून शर्मा जाता है। इन सब के बाद एम्प्रेस खड़ी होती है और ऐलान करती है कि जून आज से पैलेस में ही रहेगा और उसके पास भी टैलेंट होगा। इतना बोलते ही जून के सामने एक स्क्रीन आ जाती है, साथ में सिस्टम भी, और बताती है, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, तुमने एंटरिंग द पैलेस मिशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से सिस्टम में द अफेक्शन लेवल डिटेक्टर और शॉप सिस्टम अनलॉक हो गए हैं। तब जून स्क्रीन की तरफ देखता है। तभी स्क्रीन पर एक हिडन मिशन के बारे में लिखा होता है, जिसका नाम होता है कैप्चर प्रिंसेस टाइपिंग, और डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, How many rare battles can one encounter in life? The more extreme the danger, the richer the reward. उसके बाद हमें टाइपिंग पैलेस को दिखाया जाता है, जहां एक लंबे पिंक बालों वाली लड़की कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी से किसी दूसरी लड़की के ऊपर बैठी होती है और एक तीसरी लड़की उसके हाथों को केयर से सहला रही होती है। वो एक बुक क्यूरियोसिटी से पढ़ते हुए बोल रही होती है कि ये जून एक ही दिन में पैलेस में एंटर हुआ और 5th ग्रेड का टाइटल भी मिल गया एम्प्रेस की जान बचाने के रिवॉर्ड में। इसने तो पिछले कई सालों के प्रमोशन के रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया है। तो सब लोग जेलसी से बात कर रहे हैं कि उसके पास किसी तरह की एबिलिटी है जिसकी वजह से वो एम्प्रेस का अटेंशन गेन करने में सफल हो गया है। उसके बाद वो अपनी बुक को टेबल पे रखती है और बोलती है, चलो कुछ जासूस उसके पीछे लगा दो उसके बारे में जानने के लिए। और बोलती है कि अगर सच में उसके पास कोई एबिलिटी है तो मुझे एक नया खिलौना मिलने वाला है। उसके बाद हमें एम्प्रेस का पैलेस दिखाया जाता है, जहां जून, जिसके सीने और बाजुओं पे पट्टी बंधी हुई है, एम्प्रेस की गोद में लेटा हुआ है। माहौल में एक सुकून भरी शांति फैली है। एम्प्रेस, जो हाथों में अंगूर का गुच्छा लिए हुए हैं, प्यार भरी और हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, क्या अभी भी तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है? जून अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और शरारत भरी नजर के साथ बोलता है, अगर आप जैसी एम्प्रेस मेरी इस तरह से केयर करेंगी तो उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। उसकी बातों से माहौल में एक प्यारी सी हल्की हंसी गूंज उठती है। एम्प्रेस की आंखों में हल्की चमक दिखाई देती है और वो प्यार भरी नजरों से एक अंगूर जून के मुंह में डाल देती है। जून हल्का सा हंसकर बोलता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि टीवी ड्रामा में इम्प्रेस लोग अंगूर को इतना क्यों पसंद करती हैं। ये अंदर से वो सोचता है, ये फीलिंग तो स्वर्ग जैसी है। तभी अचानक से सिस्टम आती है और शिकायत भरे अंदाज में बोलती है, तुमने हिडन मिशन को रिजेक्ट क्यों कर दिया? इसके रिवॉर्ड में तुम्हें एक स्पेशल एबिलिटी मिलती जिसमें तुम किसी को भी किस करके उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते थे। क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? जून फौरन किसी बच्चे की तरह एम्प्रेस से चिपककर मासूमियत से बोलता है, मैंने देखा था कि मिशन एक्सट्रीमली डेंजरस है तो मैंने उसे करने से मना कर दिया, भले ही मुझे रिवॉर्ड में कुछ भी मिले। और ये ऐसी दुनिया है जहां पर आदमियों को अपनी लाइफ खुद प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ता है। फिर थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, ये सब छोड़ो, चलो वो दो नई स्किल्स को कैसे यूज करना है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है? सिस्टम मजाकिया लहजे में जवाब देती है, ठीक है, और फिर स्क्रीन ओपन करती है जिस पर न्यू एबिलिटी और स्किल्स लिखा होता है। सामने यूज पॉइंट्स का ऑप्शन होता है। सिस्टम बोलती है, शॉप के आइटम्स पॉइंट्स से खरीद सकते हो और ये हर हफ्ते में रिफ्रेश होगा, और पॉइंट्स के लिए तुम्हें मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे। और अभी तुम्हारे पास मिशन है द अल्टीमेट मिशन और दूसरा द हिडन मिशन। डेली मिशन अनलॉक करने के लिए तुम्हें हिडन मिशन को कंप्लीट करना होगा। जून अब सीरियस होकर बोलता है, मैं समझ गया, तुम चाहती हो कि मैं प्रिंसेस टाइपिंग के पास जाऊं, है ना? सिस्टम शरारती अंदाज में उसकी गलों में उंगली करते हुए बोलती है, तुम एक बार ट्राई तो करो, वो बहुत क्यूट है। जून हल्की झुंझलाहट के साथ बोलता है, मुझे उलझाने की कोशिश मत करो। मैं एक बिजनेसमैन होने के नाते एक चीज सीखी है कि अपनी लाइफ को किसी और को कंट्रोल मत करने दो। फिर वो नॉर्मल होकर बोलता है, ठीक है, अभी के लिए मुझे समझ आ गया है कि शॉप को कैसे यूज करते हैं।
अब मुझे बताओ कि अफेक्शन लेवल डिटेक्टर को कैसे यूज करते हैं। उसकी जिज्ञासा चेहरे पर साफ झलकती है। सिस्टम बताती है कि इसके लिए तुम्हें औरतों के किसी भी पार्ट को टच करना होगा और तुम्हें अफेक्शन लेवल दिखने लगेगा। शरारती अंदाज में बोलती है, इसे ट्राई करके तो देखो एक बार। जून झिझकते हुए एम्प्रेस के संतरों की ओर देखता है और उसकी आंखों में थोड़ी शरारत झलकती है। तभी एम्प्रेस अचानक गुस्से में बोलती है, जिसने यहाँ हमला किया वो इसी पैलेस में छुपी हुई है। जब उसे लगा कि वो मुझे नहीं हरा सकती तो उसने मेरे आदमी पर हमला किया। मुझे उसे पकड़ना ही होगा। उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलकता है। जून तुरंत गंभीर होकर एम्प्रेस का हाथ पकड़कर बोलता है, आप चिंता मत करें, योर मैजेस्टी, वो जो भी थी यहाँ से बचकर नहीं जा सकती है। तभी एक स्क्रीन सामने आती है जिस पर एम्प्रेस के बारे में लिखा होता है, नाम वू मेई, अफेक्शन लेवल 30 पॉइंट्स, कैप्चर डिफिकल्टी एक्सट्रीम। जून थोड़े हैरान होकर सोचता है कि एम्प्रेस के पास केवल 30 अफेक्शन पॉइंट्स हैं। ये तो बहुत कम है। ठीक है, ये कोई अजीब बात नहीं है। उसके पास 3000 से ज्यादा लड़कियां हैं और मेरे जैसा आदमी जो अभी ही पैलेस में एंटर हुआ है, उसके लिए मन में कितना ही अट्रैक्शन होगा। मुझे उसके आइडियल टाइप का आदमी बनना पड़ेगा, एक स्ट्रैंगविल वाला आदमी जिसके पास एक मजबूत उद्देश्य हो। फिर जून एम्प्रेस को अपनी बाहों में भरकर बोलता है, उस अटैकर की इन्वेस्टिगेशन आप मुझ पर छोड़ दे। एम्प्रेस हैरान होकर बोलती है, क्या तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करना भी आता है? जून आत्मविश्वास से दमकते हुए बोलता है, मैंने इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उसी से मुझे एक्सपीरियंस है। अगर आप मुझे गोल्डन टोकन दे देंगी तो मैं आसानी से पैलेस के अंदर बाहर मूव कर सकता हूँ। उसके बाद मन ही मन सोचता है कि मैंने डिटेक्टिव कोनन के लेटेस्ट आर्क को पढ़ा है, हल्के से मुस्कुराता हुआ। वैसे डिटेक्टिव कोनन एक बढ़िया एनिमे है, आप सब भी जाके जरूर देखना एक बार। चलो वापस स्टोरी पे आते हैं। एम्प्रेस थोड़ा मुस्कुराकर बोलती है, क्या तुम श्योर हो? क्या मैं अपने इंपीरियल गार्ड्स को तुम्हारी हेल्प के लिए भेज दूं? जून स्टाइल मारते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? एम्प्रेस नरम आवाज में जवाब देती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे डर है कि तुम किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। जून बोलता है, नो थैंक्स, आपको मेरे बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे खतरनाक चीजें करना पसंद है। आप ये सब बस मुझ पे छोड़ दीजिए। एम्प्रेस प्यार भरी आवाज में बोलती है, ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है। और सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक और पैलेस दिखाया जाता है, जहां वही ठरकी डॉक्टर और उसकी सिस्टर जून को जबरदस्ती पकड़कर बेड पे लिटा चुकी होती है। जून चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? उन ट्विंस में से एक जून के मुंह को दबाकर बोलती है, शांत रहो। जून अपने मन में सोचता है, ये पिछली बार कुछ नहीं कर पाई थी, इसलिए इन्होंने मुझ पर रात को हमला किया है। तभी वहां एक पीले बालों वाली लड़की अपने हाथ में एक नाइफ लिए जून के ऊपर बैठ जाती है और गुस्से से बोलती है, तुमने उस डायन की हेल्प की, उसको बचाने के लिए तुम ली फैमिली के नाम पे कलंक हो। मैं ली फैमिली की वंशज होने के नाते आज तुम्हें मारकर अपने पूर्वजों के नाम पे दाग मिटाऊंगी। जून का तो मानो पिछवाड़ा ही फट जाता है और डरते हुए सोचता है कि अब मैं क्या करूं, ये बहुत तेज है, मुझे तो बचना होगा। लेकिन तभी सीन कट हो है। तभी दूर से लिंग चिल्लाते हुए बोलती है, उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई देती है, रुक जाओ, जून को जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन पीले बालों वाली उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करके ठंडी नजरों से जून की तरफ देखती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे स्टैब कर देती है। फिर हम देखते हैं कि उसके नाइफ पे खून लगा हुआ है। उसकी आंखों में अब भी क्रूरता की झलक बरकरार है। अचानक हम देखते हैं कि किसी ने उसके नाइफ को पकड़ लिया है। उसके हाथों से खून बहने लगता है। फिर हम समझते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि लिंग होती है, जो दर्द को सहते हुए गंभीरता से पीले बालों वाली से बोलती है, लेडी गोंगसुन, इसमें जून की कोई गलती नहीं है। इसके पीछे उसका कुछ और मतलब था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो मैं वहां से बच के नहीं आ पाती। जून भागते हुए लिंग के पास आता है, उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही है। वो हड़बड़ाते हुए बोलता है, तुम्हारे हाथों से तो खून बह रहा है। लिंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन दर्द की छाया उसके चेहरे पर साफ दिखती है। खोंग सुन थोड़ी असमंजस में लेकिन सख्त आवाज में पूछती है, लिंग, क्या ये सच है? लिंग धीरे से सिर हिलाते हुए थकी आवाज में बोलती है, जब मैं वहां से वापस आई थी तब मैं अनकॉन्शियस हो गई थी, और जब मैं उठी तब तक सब जा चुके थे, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बता पाई थी। गोंगसुन के चेहरे पे गुस्सा और निराशा का मिक्स्ड इमोशन साफ दिख रहा है। वो बोलती है, फिर भी ये जो उस डायन के साथ गुलझर्रे उड़ा के आया है, उसे मैं इग्नोर नहीं कर सकती। और ली फैमिली के वंशज होके तुम उस डायन से कैसे टाइटल ले सकते हो? तुम्हें खुद पे शर्म नहीं आती? चून लिंग के हाथ पर कपड़ा बांधते हुए अपनी आवाज में गुस्सा और दर्द छिपाने की कोशिश करता है और बोलता है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे मुझे खुद पे शर्म ना हो? वो गुस्से से कहता है, तो क्या मैं खुद को मरने देता? गोंगसुन गुस्से में जून के सामने एक टोकन दिखाती है और बोलती है, तुम टैंग रिवाइवल एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हो उस डायन को मारने के लिए और द ग्रेट टैंग को वापस ला सकते हो। जून हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, तो तुम इस टैंग रिवाइवल एसोसिएशन की चेयरपर्सन हो? गोंगसुन गर्व के साथ जवाब देती है, हाँ, बहुत पहले प्रधानमंत्री शांगवान ने मुझे ये टोकन दिया था ताकि मुझे हमेशा याद रहे कि मुझे द ग्रेट टैंक को फिर से रिवाइव करना है। जून मस्ती भरे अंदाज में हंसते हुए टोकन छीनता है और बोलता है, तो उन्होंने द ग्रेट टैंक को रिवाइव करने के लिए कहा था, तो क्या उन्होंने वू मेई को मारने के लिए भी कहा था?
गोंगसुन गुस्से से जवाब देती है, तू पागल है क्या? जब तक हम वूमेई को नहीं मारेंगे तब तक टैंक को कैसे रिवाइव करेंगे? जून अब और भी सीरियस होकर बोलता है, ठीक है, अगर हम वूमेई के पावर्स को हटा दें और तुम काबिल हो जाओ उसे मारने में, तब भी क्या गारंटी है कि ये कंट्री ली फैमिली को मिल जाएगी? गोंगसुन जोर से बोलती है, हम सबको ली फैमिली की काइंडनेस के बारे में पता है, अगर हमने वूमेई को मार दिया तो सब हमारा सपोर्ट करेंगे। जून गुस्से में टोकन फेंकता है और बोलता है, काइंडनेस तब कहाँ थी जब मेरी पूरी ली फैमिली को खत्म कर दिया गया था। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि वो मेई के मरने के बाद सब यही चाहेंगे कि वो अगला रूलर बने, ना कि टैंक को रिवाइव करने के बारे में सोचे। गोंगसुन अपना टोकन उठाते हुए उम्मीद भरी आवाज में बोलती है, अगर हमने वो मेई को नहीं मारा तो हमारे पास दूसरा चांस नहीं होगा। जून कॉन्फिडेंट होकर कहता है, मेरे पास एक मेथड है। गोंगसुन मुंह बनाकर बोलती है, क्या? सच में? कैसे? जून सोचते हुए अपने दिमाग में प्लान बनाता है और कहता है, ये लोग कितने मासूम हैं, अगर मैं इन्हें अपने साथी बना लूंगा तो ये मेरे मिशन को कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। और फिर जोर से बोलता है, और वो मेथड है जो मैं अभी कर रहा हूँ, पैलेस के अंदर जाना। इतना सुनते ही चारों लड़कियों का बड़ा हो जाता है, मेरा मतलब है मुंह बड़ा हो जाता है, एकदम शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ। वो सोचती हैं, क्या? पैलेस के अंदर जाना? जून मुस्कुराते हुए कहता है, सबसे पहले हम वो मेई का ट्रस्ट गेन करेंगे और उसके सबसे भरोसेमंद इंसान बनेंगे, फिर अंदर ही अंदर एक ग्रुप बनाएंगे और उसके सभी लोगों को अपनी साइड कर लेंगे, फिर हम उसे ओवर पावर कर लेंगे और वो मेई को जेल में डाल देंगे। ये तरीका कैसा है टैंक को रिवाइव करने का? चारों लड़कियां थोड़ी सोच में डूबती हैं और फिर एक साथ बोलती हैं, ये आइडिया बुरा नहीं है। जून शरारती हंसी के साथ बोलता है, हमें अपने मकसद को हासिल करने के लिए मुझे पहले वो मेई का ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसकी हेल्प की थी उस टाइम। और अब बताओ, रिवाइवल एसोसिएशन के कितने लोग हैं टोटल? गोंगसुन गंभीर स्वर में जवाब देती है, हमको मिला के चार, टोटल 5 लोग हैं। जून शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, ठीक है, हम उन पांचों को पैलेस में अलग अलग जगह भेजेंगे और सब लोग वहां नए नए लोगों को अपनी टीम में लेंगे, फिर हम अपनी टीम बना के वो मेई के नजरों के सामने उसे काबू कर लेंगे। गोंगसुन जुनून से अपना टोकन जून की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। आज से ये टोकन मैं तुम्हें देकर टैंग रिवाइवल एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन बनाती हूँ। उसके बाद चारों लड़कियां झुके चेयरपर्सन को ग्रीट करती हैं और गोंगसुन बोलती है, हमारा पूरा सपोर्ट है आपको, आप पैलेस में अपना काम करिए जब तक आपका मिशन कंप्लीट ना हो जाए। इसके बाद हम जून को एम्प्रेस के एक हेल्पर के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं, फिर हम डेमिंग पैलेस को देखते हैं, जिसे देखकर जून शॉक्ड होता है और सोचता है, क्या यहीं पर है टाइपिंग प्रिंसेस पैलेस? तभी हेल्पर जून को अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तो तुम यहाँ आ ही गए। वहां पिंक बालों वाली प्रिंसेस बाथ टब में नहा रही होती है और बोलती है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, काफी टाइम हो गया है इस पैलेस में किसी इंटरेस्टिंग पर्सन का है। फिर वो अपने ऊपर गीला कपड़ा लपेटते हुए पानी से बाहर आती है और एक शरारती मुस्कान के साथ बोलती है, तो हम सबसे पहले क्या खेलें? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। प्रिंसेस जोर से हंसती है और बोलती है, सिर्फ एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तभी हम देखते हैं एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, जिसमें से प्रिंसेस बाहर निकल कर आती हैं। ये पूल इतना बड़ा होता है कि पूछो ही मत। खैर छोड़ो, बड़े लोगों के बड़े बड़े शौक। तब जून अपनी आंखों को ढकते हुए घबराते हुए बोलता है, योर हाइनेस, मैं यहाँ पे नया आया हूँ और आप ये क्या कर रही हैं? ये सब ठीक नहीं है। प्रिंसेस मुंह बनाते हुए थोड़ा गुस्से में बोलती है, पता नहीं उसने तुम्हें अपने आप को टच कैसे करने दिया, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। फिर गार्ड्स को आदेश देती है, इसके कपड़े उतारो। तभी जून के पीछे से दो महिलाएं आती हैं और बोलती हैं, जी मम वही। जून बैठे बैठे कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है, उसकी आंखों में चिंता साफ नजर आ रही होती है। फिर दोनों गार्ड्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए जून के कपड़े उतार देती हैं। जून बहुत घबराता है और उसके चेहरे पर डर और शर्म का एहसास होता है। तब उसमें से एक महिला जून को पूल में धक्का दे देती है और आवाज आती है, छप्पक। जून हड़बड़ाते हुए पानी से बाहर निकलता है और बोलता है, योर हाइनेस आप। तभी प्रिंसेस अपने पैरों से जून की ठोड़ी को छूते हुए उसे ऊपर उठाती हैं और थोड़ी हंसी के साथ बोलती हैं, मैंने सुना है कि तुम अपने मुंह से कुछ करते हो जिससे सब खुश हो जाते हैं, चलो मुझे अब कुछ करके दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ। तभी जून के सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें प्रिंसेस की सारी डिटेल्स होती हैं। यहाँ पे जून का डिटेक्टर ऑन हो गया था क्योंकि प्रिंसेस ने उसे अपने पैरों से छुआ था। स्क्रीन पे लिखा था, नेम वूपिंग इफेक्शन लेवल 10, कैप्चर डिफिकल्टी एक्सट्रीमली डेंजरस, आइडियल मेल टाइप, मिस्टीरियस मेल्स। जून अपने मन में सोचता है, तो इसे मिस्टीरियस लोग पसंद है, तो मैं जितना ज्यादा इसे सरप्राइज करूंगा मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। तभी सिस्टम आ जाती है और बोलती है, तो क्या तुम अब उस हिडन मिशन को एक्सेप्ट करोगे? जून थोड़ा सोचकर बोलता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मुझे 1000 पॉइंट्स एडवांस में देने होंगे, मंजूर है तुम्हें? सिस्टम कहती है, एडवांस में पॉइंट्स, लेकिन तुम उनका क्या करोगे? तभी पिंक जून को अपने पैरों से मारते हुए बोलती है, तुम अपने में क्या फुसफुसा रहे हो? जून सिस्टम से कहता है, तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना वादा पूरा करो, बदले में मैं मिशन पूरा करूंगा। सिस्टम कहती है,
ठीक है, मैं जवाब देती हूँ। जून फिर पिंक से प्यार से कहता है, प्रिंसेस, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। तभी जून अपने सिस्टम शॉप से एक यूनिवर्स सन मून मिरर खरीदता है और पिंक को देते हुए बोलता है, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, इसे एक बार देखिए। पिंक हैरान होते हुए कहती है, ये तुम अचानक से कहाँ से ले आए? और जब वो मिरर को देखती है तो बोलती है, ये तो मेरे पूरे परिवार का मैजिकल आर्टिफैक्ट है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? पिंक चिढ़ते हुए बोलती है, वो सब ठीक है, पहले ये बताओ तुमने ये अपने शरीर के कौन से छेद से निकाला है? जून स्टाइल में बोलता है, ये एक सीक्रेट है और सीक्रेट्स इंसान को और भी सुंदर बनाते हैं। तभी एक और स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा होता है अफेक्शन पॉइंट्स प्लस 10। जून आत्मविश्वास से बोलता है, तो योर मैजेस्टी, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं अभी के लिए यहाँ से जा सकता हूँ? और आप चिंता मत करें, अगली बार मैं आपके लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज लाऊंगा। पिंक स्टाइल में अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ठीक है, ठीक है, इसे जाने दो आपके लिए। फिर पिंक अपने कपड़े पहनकर अपने दोनों गार्ड्स का हाथ पकड़े हुए जाने लगती है। तभी एक गार्ड कहती है, योर हाइनेस, आपने इसे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? पिंक जवाब देती है, कोई बात नहीं, हमें इतनी जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। वैसे जब तुमने इसके कपड़े उतारे थे तो तुमने इसके कपड़ों की तलाशी ली थी क्या? कुछ मिला? गार्ड कहती है, हाँ, मुझे कुछ बहुत ही बड़ी चीज मिली है। और वो ये कहते हुए चुप हो जाती है। पिंक शैतानी हंसी के साथ कहती है, ये तो बड़ी काम की चीज है, मुझे इसके बारे में जांग बुलांग को बताना होगा, वो जरूर इसके बारे में सुनकर बहुत खुश होंगे। फिर हम एम्प्रेस मई के महल में जाते हैं जहां से जोर से सरसराती आवाजें आ रही होती हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर हम देखते हैं कि वो आवाज कोई नहीं बल्कि मई की होती है और शर्माते हुए कहती है, धीरे धीरे करो ना, मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। जून मई के एक पैर को पकड़कर बोलता है, योर मैजेस्टी, आपकी किडनी में कुछ गड़बड़ है। और मई के पैरों में उंगली करते हुए बोलता है, इस मूव से मैं आपके किडनी के सेंसिटिव पार्ट को टारगेट कर सकता हूँ। मई शर्माते हुए बोलती है, तुम तो कमाल के हो, तुम्हें ये सब कहाँ से सीखा? जून अपने मन में सोचता है, पिछले जीवन में इस काम के लिए तो मुझे फुट मसाज का राजा कहते थे। जब भी मैं किसी लड़की का मसाज करता था तो वो खुशी के मारे झूम जाती थी। तभी दरवाजे से एक बैंगनी बालों वाली लड़की चिल्लाते हुए आती है और बोलती है, रुक जा हरामजादे, अपने हाथ हटा मई से। मई हैरान होते हुए बोलती है, लांग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लांग जून को पकड़कर चिल्लाती है, ये आदमी टैंग रिवाइवल एसोसिएशन का चेयरपर्सन है। और उसके कपड़ों से वो झोंग का दिया हुआ टोकन निकालकर दिखाती है और बोलती है, ये देखो, सबूत। तभी लांग चिल्लाकर गुस्से में बोलती है, गार्ड्स, इसे पकड़ लो जल्दी से। जून ने हैरानी से पूछा, अच्छा, मुझे बताओ कि कौन है वो जिसने तुम्हें इस गोल्डन टिकट के बारे में बताया? मैं दूर से ये सब होते हुए देख रही थी, उसकी आंखों में चिंता थी। तभी लंग चिल्लाकर एंग्री होते हुए बोलती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ये सबूत काफी है तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए और तुम इसे झुठला भी नहीं सकते। तभी जून चीखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है तुमने मेरा सारा प्लान फेल कर दिया है टैंग रिवाइवल एसोसिएशन को पकड़ने का? लंग थोड़ा चौंकते हुए, क्या? तभी जून लंग के कपड़े को पकड़कर चिल्लाकर बोलता है, मैंने किसी को ढूंढा था इस गोल्डन टिकट की कॉपी बनाने के लिए ताकि मैं उस टैंग एसोसिएशन का मेंबर बन के रहूं और उस अटैकर को ढूंढ कर निकालूं। और अब तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया है। लंग चीखते हुए, क्या बकवास कर रहे हो, ये नकली कैसे हो सकता है? तभी जून आत्मविश्वास से, तुम्हें कैसे पता कि ये असली है नकली नहीं? क्या तुमने इससे पहले असली का टोकन देखा भी है? मैं वो टोकन छीनकर क्रोधित होते हुए बोली, ये असली है या नकली ये जानने के लिए मुझे पता है इसे कहाँ भेजना है। गार्ड्स, जाओ डी यिंग को बुलाकर लेकर आओ। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर एक सफेद बालों वाली लड़की आती है और एमईआई को ग्रीट करती है। तभी सिस्टम उसकी इंफॉर्मेशन बताती है, नेम डी यिंग, इफेक्शन लेवल 10 पॉइंट्स, कैप्चर डिफिकल्टी डिफिकल्ट, आइडियल मेल टाइप, इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड स्कॉलर्स। मैंने यिंग को वो टोकन देते हुए कहा, हमने सुना है कि तुम पूरे ईस्टर्न टैंक में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस डिटेक्टिव हो। इस टोकन को देखो और बताओ कि ये असली है या नकली। यिंग ने टोकन को देखते ही कहा, ये तो नकली है। जून चैन की सांस लेते हुए मन में सोचता है, अच्छा हुआ मैंने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। फिर हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है जहां जून लिंग से बोल रहा होता है, पैलेस में हर जगह से मुझ पर नजर रखी जा रही है, टोकन को लेकर घूमना पैलेस में मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, क्या मेरे लिए इस टोकन को तुम अपने पास रख सकती हो? तब लिंग टोकन लेते हुए बोली, ठीक है, और हाँ, किसी को मुझ पर शक ना हो तो क्या तुम इसकी एक फेक कॉपी बनाकर मुझे दे सकती हो ताकि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो मैं बच जाऊं? तब लिंग बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर दूंगी। वापस प्रेजेंट में आते हैं। लंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो सोच रही थी, ये सब क्यों हो रहा है? क्या इसका मतलब प्रिंसेस ने मुझसे झूठ बोला था? जून ने चिढ़ाते हुए कहा, हे, क्या हुआ? तुमने तो मेरा सारा प्लान ही खराब कर दिया। मुझे तो लगता है कि तुम भी उन लोगों के साथ मिली हुई हो, क्या ये सच है? लंग गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, तुम चुप करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जून गंभीर होते हुए, तो अब मुझे बताओ कि तुम्हें किसने बताया कि मेरे पास ये गोल्डन टिकट है? लंग ने मुंह बनाते हुए कहा, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जून ने कहा, अगर तुमने नहीं बताया
इसका मतलब तुम भी उन लोगों के साथ मिली हुई हो। लंग डर के मारे सोचती है, मैं इसको प्रिंसेस के बारे में नहीं बता सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तभी वहां पे प्रिंसेस टाइपिंग आ जाती है। आते ही वो जाकर एक सोफे पे बैठ जाती है और बोलती है, मैं ही थी वो जिसने इस टोकन के बारे में बताया था। और बताती है कि जब मैं और जून उस पूल में नहा रहे थे, तब मेरी गार्ड्स को उसके कपड़े से ये टोकन मिला था। वे गुस्से से जून की तरफ देखती है और बोलती है, क्या तुम दोनों एक साथ नहा रहे थे? जून डरते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इनकी एक गार्ड ने मुझे पूल में धक्का दे दिया था बस। तभी प्रिंसेस जून से चिपक कर बोलती है, माय डियर ला, क्या तुम भूल गए तुमने मुझे एक बड़ा सरप्राइज देने का वादा किया था? मदर, आप मुझे इसको दे दीजिए। मेरे पैलेस में इसके जैसे बहुत कम लोग हैं। मैं ये उन दोनों के बीच में आकर बोलती है, नहीं, ये अभी भी मेरे काम का है। प्रिंसेस मासूमियत से, माम, आपके पास 3,000 से ज्यादा औरतें हैं, क्या आप इसको मुझे नहीं दे सकती? आप ही ने तो कहा था कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसकी बात को काटते हुए, इसके अलावा तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन ये नहीं। प्रिंसेस बच्चों की तरह रोते हुए, नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे केवल वही आदमी चाहिए। मैंने उसकी बात को फिर से काटते हुए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा कुछ और मांग लो। जून सोचता है, ये कैसी दुनिया है जहां पे दो औरतें एक आदमी के लिए लड़ रही हैं? ये दोनों भी तो मुझे रख सकती है ना? दूर खड़ी यिंग अपना सर झुकाते हुए, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप दोनों की मुसीबत हल हो सकती है। दोनों एक साथ? क्या सच में? तो बताओ कैसे? इंग बताती है, आप दोनों इसके एक एक हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचिए। जो इसको खींच लेगा ये उसका हो जाएगा। जून गुस्से और डर के मारे चिल्लाकर, पागल औरत, क्या तेरे पास दिमाग नहीं है? क्या तू मुझे मारना चाहती है? तभी पिंग जून को पकड़कर बोलती है, अब जो इसे अपनी तरफ खींच लेगा वो इसका मालिक होगा। अगर ऐसी बात है तो ये बंदा पक्का मेरा ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एम्प्रेस भी जून का दूसरा हाथ पकड़कर चेतावनी देती है, सुनो, इसको चोट नहीं आनी चाहिए, समझी? फिर हम देखते हैं कि पिंग और एम्प्रेस दोनों जून को अपनी अपनी तरफ खींचने लगती हैं। जून बीच में फंसा हुआ बोलता है, क्या हम इस झमेले को आराम से बैठकर सुलझा नहीं सकते? और फिर यिंग की ओर देखकर मन में सोचता है, यार पता नहीं इस बेवकूफ ने ये तरीका क्यों अपनाया। ये तो सीधे एम्प्रेस की साइड ले सकती थी। तभी पिंग और ज्यादा गुस्से में जून को अपनी ओर जोर से खींचते हुए चिल्लाती है, ये मेरा है, हाथ हटाओ। और हम देखते हैं कि इस खींचतान में उसके कपड़े फटने लगते हैं। दूसरी तरफ एम्प्रेस भी उतनी ही जोर से खींच रही होती है और जून चिल्लाता है, अगर तुम दोनों ने मुझे ऐसे खींचना बंद नहीं किया तो मैं बीच से दो टुकड़े हो जाऊंगा, समझी? तभी एम्प्रेस प्यार भरी नजरों से जून को देखती है और धीरे से उसका हाथ छोड़ देती है। उसके मन में चलता है, बस बहुत हुआ, ये बेचारा कमजोर है और मैं इसे अपनी वजह से नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके बाद पिंक खुश होकर बोलती है, अबे वाह, अब तो जीत मेरी है और ये बंदा भी मेरा। फिर हम देखते हैं कि एम्प्रेस उदास होकर खड़ी रहती है। तभी यिंग बीच में आकर बोलती है, नहीं, ये तो बस एक टेस्ट था, इसका नतीजा अभी फाइनल नहीं हुआ है। पिंक झल्लाते हुए बोलती है, अब ये क्या नया ड्रामा है? तभी यिंग जून की तरफ मुड़कर उससे पूछती है, अब ये बता, तुम्हें क्या लगता है, इस तमाशे में तुम्हें कौन ज्यादा प्यार करता है? जून अपने मन में सोचता है, मैंने जितना सोचा था यिंग उतनी भी सीधी नहीं है। फिर वो एम्प्रेस का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, जो मुझे सच में सबसे ज्यादा प्यार करता है वो है एम्प्रेस। उसने मेरी सबसे ज्यादा केयर की है। ये सुनते ही पिंक गुस्से में चिल्लाती है, ये क्या बकवास है? जीत तो मैंने हासिल की थी और ये बंदा मेरा है। जून पिंक के सिर पे प्यार से हाथ फेरते हुए बोलता है, देखो, तूने कंपटीशन भले ही जीत लिया हो, लेकिन प्यार के मामले में तुमसे बड़ी चूक हो गई। सच्चा प्यार हक जताना नहीं होता, बल्कि सामने वाले की भलाई का ख्याल रखना होता है। एम्प्रेस ने यह सोचकर मेरा हाथ छोड़ दिया कि मुझे नुकसान ना हो, और यही असली प्यार है। एम्प्रेस ये सुनकर प्यार भरी नजरों से मुस्कुराती है। पिंक गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, तुम सब मेरे साथ चीट कर रहे हो, और अपनी पावर एक्टिवेट करके एम्प्रेस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। तू शायद भूल रही है कि मैं कौन हूँ, मैं तेरी एम्प्रेस हूँ। एम्प्रेस गंभीर लहजे में उसे चेतावनी देती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पिंक जमीन पे पड़ी रो रही होती है और एम्प्रेस उसे डांटते हुए बोलती है, तू ग्रेड 5 मोस्ट पोपट मास्टर है और तुझे लगा कि तू मुझसे ग्रेड 1 मिलिटारिस्ट से टक्कर ले सकती है। शायद मैंने तुझे बहुत ज्यादा छूट दे दी है। अब चुपचाप वापस अपने पैलेस में जा। पिंक चुपचाप खड़ी होती है और जाने लगती है। जाते जाते वो गुस्से में जून की ओर देखकर बोलती है, याद रखना, एक दिन मैं तुझे पक्का अपना बना लूंगी। जून डरते हुए मन में सोचता है, जिस अंदाज में ये चली गई है मुझे लगता है ये इतनी आसानी से सब नहीं भूलने वाली। तभी पीछे से एम्प्रेस बोलती है, कल वेस्टर्न ले आओ, हमारी ईस्टर्न टैंक को ट्रिब्यूट भेजने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि एक ग्रैंड बैंकेट रखा जाए। फिर थोड़ा रुककर बोलती है, जितना मुझे पता है तुम वाइन बनाने और लोगों को खुश करने में माहिर हो। मुझे लगता है कि तुम्हें बाकी चीजों की भी अच्छी खासी नॉलेज होगी, खासकर खाने की। तो मैं चाहती हूँ कि इस बैंकेट की देखरेख तुम करो। जून सिर झुकाकर जवाब देता है, जी समझ गया। फिर एम्प्रेस बोलती है, देखो, इस काम को अच्छे से करना। मैं चाहती हूँ कि तुम इस तरह के और भी बड़े काम संभालो ताकि मैं तुम्हें जल्दी से प्रमोट कर सकूं। आखिरकार तुम्हें अपना पार्टनर जो बनाना है। जून आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर एम्प्रेस हाथ से इशारा करते हुए बोलती है, मैं जल्दी वापस आऊंगी, और अपने साथियों के साथ वहां से चली जाती है।
उसके बाद हम देखते हैं कि यिंग भी वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी जून उसे हाथ से रोक लेता है। ये देखकर यिंग थोड़ी हैरान होकर बोलती है, अब क्या है, कुछ और भी है क्या? तभी जून बोलता है, मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सही है या गलत। क्या तुम मुझे अपना ओपिनियन दे सकती हो? यिंग थोड़ी झुंझलाकर बोलती है, ठीक है, बोलो क्या बात है। जून फिर बोलता है, मैं उस टेस्ट के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे रिजल्ट कुछ भी होता तो मैं इम्प्रेस को ही जिताने वाली थी। सही कह रहा हूं ना? यिंग थोड़ा चौंक कर बोलती है, क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वो तो तुम्हारी म्यूचुअल फीलिंग थी जिसकी वजह से टेस्ट पास हुआ है। वैसे तुम्हें ये कैसे लगा? जून हंसते हुए बोलता है, मुझे पता है कि तुमने पहले से ही सोच रखा था। अगर एम्प्रेस मुझे अपनी तरफ खींच लेती तो तुम उसे ही जीताती, और अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो तुम प्यार का बहाना बनाकर उसे जीताने वाली थी। यिंग थोड़ा शर्माते हुए जवाब देती है, तुम जितने स्मार्ट दिखते हो उससे कहीं ज्यादा हो। तभी स्क्रीन पर अफेक्शन प्लस और 10 का नोटिफिकेशन आता है। जून स्क्रीन देखकर मन ही मन सोचता है, सही अंदाजा लगाया था, इसका अफेक्शन बढ़ गया। फिर वो यिंग की तरफ देखकर बोलता है, तुम जितना सोचती हो मैं उससे भी ज्यादा स्मार्ट हूँ। तुम्हें देखकर ही बता सकता हूँ कि तुम्हारी क्या टैलेंट है और तुम क्या चाहती हो। यिंग थोड़ा हैरान होकर बोलती है, ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर जून गंभीरता से बोलता है, जिस तरह से तुम हर चीज को बारीकी से देखती हो, मुझे यकीन है कि तुम्हारा गोल इस देश में शांति बनाए रखना है और तुम ईस्टर्न टैंक की चांसलर बनना चाहती हो। क्या मैं सही हूँ? यिंग ये सुनकर थोड़ी सन्न रह जाती है और बोलती है, हाँ तो क्या हुआ अगर ये सच है, लेकिन एम्प्रेस मुझे ये मौका कभी नहीं देगी। कोर्ट में एम्प्रेस की जितनी भी फेवरेट लड़कियां हैं वे सब मिलिटारिस्ट हैं, इस हिसाब से मेरा कोई चांस नहीं है। तब जून शांत स्वर में बोलता है, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। यिंग थोड़ा चौंक कर पूछती है, तुम मेरी मदद क्यों करोगे? हम तो अभी पहली बार मिले हैं। जून मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम काफी समझदार हो, और मुझे ऐसे समझदार दोस्त बनाना पसंद है। इसके अलावा एक और वजह है, तुम और मैं एक जैसे हैं। हम दोनों के पास बड़े सपने हैं। यिंग थोड़ी झिझकते हुए पूछती है, बड़े सपने? क्या तुम्हें एम्परर बनना है? फिर जून अपनी असली मंशा जाहिर करते हुए बोलता है, मेरा सपना है ईस्टर्न टैंक का पहला मेल एम्परर बनना। तभी यिंग चौंक कर बोलती है, क्या मेल एम्परर? तुम पागल हो गए हो? जून हंसते हुए बोलता है, क्यों, क्या कोई आदमी एम्परर नहीं बन सकता? फिर गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए बोलता है, क्या हुआ? अगर हम पुरुषों के पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम औरतों की हाँ में हाँ मिलाते रहे? मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जहां पर पुरुष हमेशा औरतों से पूछकर अपना हर काम करे। मैं चाहता हूं कि दोनों में समानता हो। यिंग थोड़ी हैरानी से बोलती है, समानता? ये तो नामुमकिन लगता है। तब जून उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, एम्परर बनने के लिए पावर की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। एम्प्रेस ने भी तो दिमाग लगाकर राजगद्दी पे कब्जा किया है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? यिंग जल्दी से अपना हाथ छुड़ाती है और बोलती है, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं ये बातें एम्प्रेस को बता दूंगी? जून मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम सबसे ज्यादा समझदार हो, और एक समझदार इंसान कभी भी बिना किसी फायदे के कुछ नहीं करता। मैं वही हूं जो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता हूँ। तब यिंग ये सुनकर चुप हो जाती है। जून फिर बोलता है, देखो, इस दुनिया में कुछ ही स्पिरिचुअल पावर हैं जो एक दूसरे को टक्कर देती हैं। मान लो अगर एम्प्रेस अपनी पोजीशन छोड़ भी देती है तो आधे से ज्यादा लड़कियां मिलिटारिस्ट हैं। क्या तुम समझती हो कि तुम वहां अपना एम्बिशन पूरा कर सकती हो? यिंग कुछ देर सोचकर चुप हो जाती है। जून उसे वाइन का गिलास देते हुए बोलता है, जब मैं एम्प्रेस का विश्वास पूरी तरह से जीत लूंगा तब मैं उसको कंफ्यूशंस को भी सपोर्ट करने के लिए बोलूंगा, और तब तुम मेरे दिमाग में पहले होगी जिसे मैं रिकमेंड करूंगा। तो बताओ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? यिंग वाइन पीते हुए बोलती है, तुमने मुझ पर भरोसा करके इतना कुछ बता दिया है, तो ठीक है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? जून मुस्कुराते हुए बोलता है, यार, एक समझदार इंसान से बात करने में मजा ही कुछ और होता है। फिर वो बोलता है, तुम इतने सालों से एम्प्रेस की सेवा कर रही हो तो तुम्हारे कुछ खास लोग भी होंगे पैलेस में। क्या तुम उनसे पता करके बता सकती हो कि एम्प्रेस की हॉबीज क्या है? यिंग थोड़ा चौंकते हुए बोलती है, हॉबीज? किस तरह की हॉबीज के बारे में पूछ रहे हो? जून हल्के से मुस्कुराता है, अरे वही, मर्दों के बारे में। यिंग थोड़ा शर्माते हुए बोलती है, एक बार एम्प्रेस ने मुझे सीक्रेटली बताया था कि उन्हें यूनिफॉर्म वाले मर्द ज्यादा पसंद हैं। जून सोचते हुए बोलता है, तो एम्प्रेस यूनिफॉर्म फेटिश है। तभी सीन बदलता है जहां हम एम्प्रेस को देखते हैं जो अकेले बैठकर कुछ सोच रही होती है। रानी होने का काम कितना मुश्किल है, उन पुरानी यादों को चाहकर भी नहीं भुला पा रही हूँ। तभी एक सर्वेंट आकर बोलती है, योर मेजेस्टी, जून आपको अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। वो आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहते हैं। एम्प्रेस सोचती है, क्या उसने कुछ जरूरी बताना है? कहीं उसने उस अटैकर के बारे में तो नहीं पता कर लिया? तब हम एम्प्रेस के पैलेस का सीन देखते हैं जहां वो आवाज लगाती है, जून तुम कहाँ हो? तभी एक आदमी आता है और चुपचाप एम्प्रेस की आंखों पर पट्टी बांध देता है। एम्प्रेस घबराकर पूछती है, कौन है? जून उसे कसकर पकड़ते हुए बोलता है, योर मैजेस्टी, मैं हूं जून। माफी चाहता हूं, यहाँ कोई अर्जेंट काम नहीं है, मैं तो बस आपके साथ एक गेम खेलना चाहता था। एम्प्रेस हंसते हुए बोलती है, गेम? मजेदार लग रहा है, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो। फिर हम देखते हैं जून एम्प्रेस के कपड़ों से नेक क्लिप निकालता है और बोलता है, योर मैजेस्टी, आप बस शांत खड़ी रहिए, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर हम देखते हैं जून एम्प्रेस के कपड़े उतारने लगता है। एम्प्रेस बोलती है, क्या सब हो गया? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? फिर हम देखते हैं
उसके कपड़े नीचे गिर जाते हैं और वो एक शॉर्ट ड्रेस में नजर आती है। एम्प्रेस चौंकते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे कपड़े बदलने की कोशिश कर रहे हो? हम देखते हैं कि एम्प्रेस हल्के से मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे कपड़े बदलने की कोशिश कर रहे हो? तभी जून धीरे धीरे उसकी आंखों पर बंधी पट्टी हटाता है। जैसे ही एम्प्रेस अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है और खुश होकर बोलती है, इंटरेस्टिंग, तो क्या ये वही सरप्राइज है जो तुमने मेरे लिए तैयार किया था? तभी जून धीरे से अपने घुटनों पर बैठता है और बड़े अदब के साथ बोलता है, वो मैं। फिर हम देखते हैं कि जून वॉरियर की ड्रेस पहने हुए है। शरारत से मुस्कुराते हुए बोलता है, तो क्या हुआ, आज तुमने मुझे पकड़ लिया लेकिन मैं सरेंडर नहीं करूंगा। एम्प्रेस ये सुनते ही हंसती है, उसके हाथ जून के गालों पे चले जाते हैं और वो प्यार से बोलती है, तो तुम मुझसे रोल प्ले का गेम खेलना चाहते हो? जून हंसते हुए बोलता है, हाँ योर मैजेस्टी, मैं आपका प्रिजनर हूँ। तो क्या आपको ये सरप्राइज पसंद आया? जून के इतना कहने भर की देर थी कि एम्प्रेस उसे अपनी ओर खींचकर किस कर देती है। उसके बाद एम्प्रेस जून की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर बोलती है, तो आखिरकार तुम मेरा इंटरेस्ट गेन करने में सफल हो ही गए। तभी वो जून को अचानक बेड पे धक्का दे देती है। बेड पे गिरते ही जून थोड़ा चौंकते हुए हंसता है और बोलता है, अरे आराम से, अभी तो रोल प्ले का और सीन बाकी है। तभी हमें दिखता है कि जून की वॉरियर वाली ड्रेस जमीन पर पड़ी है। अगले ही पल एम्प्रेस जून के पास जाती है, उसके कानों में प्यार से फुसफुसाकर बोलती है, तुम पहले ही मेरा इंटरेस्ट गेन कर चुके हो, तो अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। फिर वो जून का हाथ पकड़कर बड़े ही संजीदा अंदाज में बोलती है, तो आज रात मैं तुम्हें लड़के से असली मर्द बनाने वाली हूँ। इसके बाद एम्प्रेस अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों के कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े होते हैं। बेड पर एक दूसरे के आमने सामने लेटे हुए जून बोलता है, योर मैजेस्टी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? थोड़ा झिझकते हुए वो बोलता है, कृपया आराम से करिएगा, ये मेरा पहली बार है। अपने मन में सोचते हुए वो बोलता है, पिछली लाइफ में तो मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ मजे किए हैं, लेकिन इस लाइफ में तो मैं अभी तक वर्जिन ही हूँ, सो ये झूठ नहीं है। तब एम्प्रेस प्यार भरे लहजे में बोलती है, मैं तुम्हें इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, क्या मैं तुम्हें नहीं देख सकती? जून कुछ कहने ही वाला होता है कि एम्प्रेस उसकी होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कराती है और बोलती है, और हाँ, एक बात याद रखना, जब भी हम दोनों अकेले हों तो तुम मुझे योर मैजेस्टी नहीं बल्कि मेरे नाम से बुलाना, वो में। फिर सीन कट होता है और हमें एम्प्रेस के पैलेस का बाहरी दृश्य दिखाया जाता है। पैलेस के बाहर पिंक और एक हुडी पहने लड़की खड़ी होती है। हुडी वाली लड़की गहरी आवाज में बोलती है, जब से एम्प्रेस अंदर गई है तब से वो बाहर नहीं आई है, मुझे लगता है कि वो आज रात यहीं बिताने वाली है। पिंक गंभीरता से सिर हिलाते हुए बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई। और फिर दूसरी लड़की से मशाल लेकर पैलेस के पास आग लगा देती है। आग की लपटें बढ़कर पूरे पैलेस को घेर लेती हैं। पिंग अब ठंडे लहजे में उन हुडी वाली लड़कियों को आदेश देती है, जाओ पैलेस को चारों तरफ से बंद कर दो ताकि एम्प्रेस बाहर ना आ सके। लड़कियां सिर झुकाकर आज्ञा मानते हुए बोलती हैं, जी ठीक है। इसके बाद पिंग हंसते हुए बुदबुदाती है, जून, मुझे पता है कि एम्प्रेस से मैं तुम्हें कभी नहीं छीन सकती, और जैसा कि मैंने कहा था, तुम सिर्फ मेरे हो, इसलिए अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। हम पिंग की आंखों में जलते हुए पैलेस का प्रतिबिंब देखते हैं। तभी सिस्टम स्क्रीन पर चमकता हुआ एक नोटिफिकेशन दिखाता है, कैप्चर प्रिंसेस टाइपिंग मिशन के ऊपर डेंजर का साइन आ जाता है। सिस्टम हैरानी से देखती है और बोलती है, ये सब क्या है? मुस्कुराते हुए वो बोलती है, तो आखिरकार मिशन डेंजर में आ ही गया। जून, अब देखते हैं कि तुम इसको संभाल पाते हो कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि एम्प्रेस और जून बेड पे लेटे हुए हैं, एक दूसरे में खोए हुए चुम्मा चाटी में मसरूफ हैं। माहौल में एक अलग ही गर्मी है। तभी पीछे से एक सर्वेंट आकर घबराई आवाज में बोलती है, योर मैजेस्टी, हमारे कोल्ड पैलेस में अचानक आग लग गई है और ऐसा लगता है कि ये बागियों का काम है। एम्प्रेस का मूड खलल पड़ते ही अचानक बदल जाता है। वो खुद को समेटते हुए सर्वेंट से पूछती है, क्या, और ये बाकी कौन है? सर्वेंट थोड़ी कांपती आवाज में बोलती है, हम इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे इंपीरियल गार्ड्स का मानना है कि ये अटैक वेस्टर्न लियाओ के सेकंड रैंक टाओइस्ट यू युआनजी द्वारा किया गया है। एम्प्रेस गुस्से में भड़कती है, आर्मर पहनते हुए गरजती है, पता नहीं हर बार ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं कोई अच्छा काम करने जाती हूँ तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। फिर जून की तरफ मुड़ते हुए बोलती है, अच्छा हुआ तुमने मेरे लिए आर्मर पहले ही तैयार किया था, तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आई। और फिर वो तेजी से निकल जाती है। जून वहीं बैठा सोच में डूब जाता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिर वो सिस्टम से पूछता है, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? सिस्टम हमेशा की तरह मजे में चिप्स खाते हुए जवाब देती है, क्या तुम्हें याद है वो एक्सट्रीमली डेंजरस मिशन जिसे तुमने एक्सेप्ट किया था? अब वो डेंजर तुम्हारे सामने आ चुका है। तभी हमें एक सीन दिखाई देता है, कोई अजनबी वहां आता है जिसे देखते ही जून के होश उड़ जाते हैं। वो शख्स झट से उसके गले पर चाकू रख देता है। जून डर के मारे हकलाते हुए बोलता है, रुक जाओ, लगता है हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो गई है। और वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस पिंग है। उसकी आंखों में गुस्सा और जून के दिए हुए मिरर को हाथ में पकड़कर बोलती है, मुझे धोखेबाज लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुमने मुझे 2 बार धोखा दिया है। अब तुम मुझे ये बताओ, ये यूनिवर्स सन मून मिरर तुम्हारे पास कैसे आया? ये मेरे मास्टर की पर्सनल ट्रेजर का हिस्सा है जो हर जगह फैले महाद्वीपों, पहाड़ों और नदियों को देख सकता है, यहाँ तक कि लोगों के दिलों के राज भी जान सकता है। तो फिर ये तुम्हारे पास कैसे आया?
तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है अफेक्शन जीरो, और एक सर्द आवाज आती है अफेक्शन जीरो हो चुका है। ऐसा लगता है कि ये सच में तुम्हें मारना चाहती है। जून बुरी तरह घबराते हुए सिस्टम से बोलता है, क्या इस वक्त तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी चाहिए? सिस्टम जूस पीते हुए ठंडे अंदाज में बोलती है, मैं एक मोनार्क सिस्टम हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं की हेल्प करती हूँ जो रूल्स फॉलो करते हैं। फिर बाय बाय का इशारा करते हुए हंसती है, अगर तुम टैपिंग से डील नहीं कर पाए तो इसका मतलब तुम हेवन के चुने हुए नहीं हो, और फिर मैं किसी और के द्वारा समन हो जाऊंगी। प्रिंसेस पिंक का गुस्सा और बढ़ जाता है, वो चाकू और जोर से दबाते हुए बोलती है, जल्दी से अपना मुंह खोलो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और इसका इल्जाम उन बागियों पे लगा दूंगी। सिस्टम फिर आंख मारते हुए बोलती है, और हाँ याद रखना, तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा बहुत बुरा होगा। जून पसीने पसीने होकर बड़बड़ाता है, ऐसा लगता है कि मैं एक डेड एंड पे आ चुका हूँ, मैं अब सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर सकता, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। एक गहरी सांस लेते हुए जून का आत्मविश्वास लौट आता है। मैंने पिछले जीवन में भी इस तरह की सिचुएशन को संभाला है, यही वजह थी कि मैं एक बिलियनियर बना था। अब मुझे अपनी एबिलिटीज दिखानी ही होंगी। फिर वो पिंक का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन जैसा तुमने कहा था ये मिरर दिल की बातें जानता है, पहले तुम मुझे बताओ तुमने इसमें क्या देखा? पिंक गुस्से से हाथ छुड़ाकर बोलती है, मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं? तभी जून जोर से बोलता है, तुम्हें बताना ही होगा, सिर्फ तभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये मिरर मेरे पास कैसे आया। अगर तुम मुझे मार भी दोगी तब भी मैं नहीं बताऊंगा। इस पे पिंक थोड़ी ठंडी पड़ती है, बैठ जाती है और शांत लहजे में बोलती है, मैंने देखा कि जब मैं छोटी थी मेरी माँ ने मेरी बड़ी बहन को अपने हाथों से मार डाला और उसका इल्जाम भी क्लैन के लोगों पे लगा दिया। जून अपने मन में सोचता है, तो इसीलिए इसका और एम्प्रेस का रिलेशनशिप इतना खराब है। फिर प्यार से पिंक के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें ये मिरर इसी मकसद से दिया था ताकि तुम अपने डर से लड़ सको। लेकिन पिंक फिर गुस्से में चाकू उठाते हुए बोलती है, वो सब ठीक है, मुझे बस ये जानना है कि मेरे मास्टर का ट्रेजर तुम्हारे पास कैसे आया। जून की सांसें अटक गई थी, उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन अंदर से अब भी कुछ प्लानिंग चल रही थी। मुझे ये कैसे मिला? उसने धीरे से शुरू किया, मुझे कैसे मिला? जैसे कि तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे मास्टर का है, तो उन्होंने ही मुझे ये दिया था और कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूं। पिंक का चेहरा अचानक और भी सख्त हो गया। उसने मुंह बिचकाते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मेरे मास्टर तो कब के मर चुके हैं। जून ने अपने अंदर का सारा कॉन्फिडेंस इकट्ठा करते हुए कहा, हाँ ये मुझे उन्होंने ही दिया अपनी मौत से ठीक पहले। और जरा सोचो, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम ही बताओ कि मेरे पास इतना हाई ग्रेड खजाना कैसे आता और मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे दे देता। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे किसी परी ने आसमान से आकर मुझे ये थमा दिया हो। पिंक थोड़ी शांत होती हुई बोली, ठीक है, लेकिन तुम्हारा उससे क्या मतलब था जब तुमने कहा कि मैं अपने डर का सामना नहीं कर सकती? जून ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, जो तुमने मिरर में देखा उसकी वजह से तुम ऐसी हो गई हो। मुझे पता है कि इंपीरियल फैमिली को हमेशा निर्दयी होना पड़ता है, इसी वजह से तुम खुद भी ट्रुथलेस हो गई हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ? पिंक का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में उसने कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता? जून मुस्कुराया जैसे वो पूरी प्लानिंग कर चुका हो। ऑफ कोर्स तुम्हारे मास्टर ने मुझे ये सब बताया था। इसके साथ ही उसने पिंक को धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। उसने अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा, तुम्हारे मास्टर ने मुझे बताया था कि तुम अंदर से कितनी जेंटल और प्यारी लड़की हो। ये सारा व्यवहार पैलेस की सिचुएशन की वजह से है। जैसे ही जून के शब्द पिंक के कानों तक पहुंचे, उसकी पकड़ से चाकू नीचे गिर गया और उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। जून ने प्यार से कहा, तुम्हारे मास्टर ने मुझे ये मिरर तुम्हें देने के लिए कहा ताकि तुम अपने डर का सामना कर सको और वही प्यारी लड़की फिर से बन सको। पिंक जून से चिपक कर रोते हुए बोली, मास्टर मैं आपको बहुत याद करती हूँ, जब से आपको जहर देकर मारा गया है मैं यहाँ किसी पर भरोसा नहीं कर सकी। जून ने उसे धीरे धीरे दिलासा देते हुए उसकी पीठ थपथपाई, रो, दिल खोलकर रो, आंसू बहने दो, ये कोई बुरी बात नहीं है। इतने सालों से जो दर्द तुमने अंदर रखा हुआ था अब उसे बाहर निकलने दो। और याद रखना, अब से जब भी तुम अकेलापन महसूस करो बेझिझक मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे मास्टर के दिए हुए वादे को पूरा करूंगा। पिंग ने रोते हुए कहा, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे और एम्प्रेस के बीच का ये रिश्ता क्या है? जून ने हल्की मुस्कान के साथ पिंग के गालों को प्यार से थामा और बोला, मैं बस एम्प्रेस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो मुझे पसंद करे। अगर मैं उसी दिन तुम्हें चुन लेता तो डर था कि कहीं एम्प्रेस मुझे पैलेस से बाहर ना निकाल दे। अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिल पाता। तभी अचानक एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, अफेक्शन 100, और पिंक खुश होते हुए बोलती है, तो इसका मतलब है कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरे मास्टर द्वारा भेजे गए हो, ये तो कितनी अच्छी बात है। फिर अचानक सिस्टम एक स्क्रीन ओपन करती है जिस पे लिखा होता है, कैप्चर प्रिंसेस, टाइपिंग मिशन कंप्लीट। आपको मिला है स्पिरिट एब्जॉर्प्शन टेक्निक, जिससे आप किसी को भी किस करके उसकी स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर ले सकते हैं। और सिस्टम उत्साहित होकर बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने मिशन पूरा कर लिया है और सोल ऑब्जेक्शन आर्ट को सीख लिया है। तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है, ठीक है मैं वापस आ गई। ये सुनकर जून और पिंक दोनों चौंक जाते हैं। जून फौरन पिंक के ऊपर एक कपड़ा डालते हुए बोलता है, जल्दी इसके नीचे छिप जाओ, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो मुझे पैलेस से बाहर लात मारकर निकाल देगी। एम्प्रेस अंदर आते ही बोलती है, क्या हुआ, तुम इतने नर्वस क्यों लग रहे हो?
जून पसीने में तरबतर कांपते हुए मन ही मन सोचता है अच्छा हुआ उसने कुछ नहीं देखा। लेकिन हम देखते हैं कि कपड़े के नीचे पिंग जून के ऊपर चुपचाप छुपी हुई है। एम्प्रेस सोच रही होती है शायद न्यूज सुनकर ही ये इतना नर्वस हो गया है। फिर वो जून के पास आकर प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोलती है मुझे माफ कर दो तुम्हें डराने के लिए, बट अब सब ठीक है, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। अंदर छुपी पिंग अपने मन में सोचती है इसकी बॉडी इतनी गर्म क्यों है, और ये सख्त चीज क्या है जो मुझे चुभ रही है। तभी एम्प्रेस कपड़े को जोर से खींचते हुए बोलती है जून अब सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं तो चलो हम अपना काम जारी रखें। जून की सांसें फिर से अटक जाती हैं। वो कपड़ा पकड़े हुए जोर से चिल्लाता है रुक जाओ। तब जून तेजी से एम्प्रेस को दोनों हाथों से थामता है और बोलता है अरे रुक जाओ थोड़ा सब्र करो। उसके बाद झटके से एम्प्रेस को बेड पे धकेलता है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाता है। बगल में छुपी पिंक को एक लात मारकर साइड में कर देता है। एम्प्रेस शर्माते हुए बोलती है तुम इतने एंजस क्यों लग रहे हो। जून थोड़ी झिझकते हुए शर्माते हुए जवाब देता है वो मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। और ये कहते ही जून उसे किस करने लगता है। जैसे ही जून एम्प्रेस को किस करता है उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे जून के अंदर समाने लगती है। एम्प्रेस को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो घबराते हुए मन में सोचती है मुझे अचानक इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है, जैसे मैं किसी हॉट स्प्रिंग में डूबी हूं और मेरी बॉडी के सारे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। कुछ देर बाद जून किस से हटता है। तभी एम्प्रेस का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो चिल्लाकर बोलती है एक मिनट रुको, किस करने से मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर कैसे खत्म हो गई। वो जून को झपट कर पकड़ लेती है और गुस्से से बोलती है जल्दी बताओ तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरी सारी पावर कैसे चली गई। जून मुस्कुराते हुए बोलता है मैं इसी सरप्राइज के बारे में बात कर रहा था। जब हम दोनों साथ लेटे हुए थे तब मेरी स्किल अचानक अवेक हो गई। अब मैं किसी की भी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। एम्प्रेस ये सब सुनकर थोड़ी शांत हो जाती है और मन में सोचती है क्या ये स्किल अचानक अवेकन हो गई, क्या ये ली क्लैन की वजह से हुआ है। फिर वो जून से पूछती है अच्छा ठीक है, पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या तुम उसे यूज कर सकते हो। जून सिर हिलाते हुए बोलता है नहीं अभी तक तो नहीं। और फिर कॉन्फिडेंस से जोड़ता है क्या तुम भूल गई हो कि मैं एक आदमी हूँ और आदमियों के पास स्पिरिचुअल रूट्स नहीं होते, हम बिना किसी स्पिरिचुअल एबिलिटी के पैदा होते हैं। एम्प्रेस थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोलती है अगर ऐसा है तो ये उतना भी सरप्राइजिंग नहीं है। तभी जून चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाते हुए बोलता है अरे ये अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं इस स्किल का इस्तेमाल करके पता लगाने वाला हूँ कि आज का अटैक किसने किया है। उधर पिंग जो अब तक कपड़ों के नीचे छुपी हुई थी ये सब सुनकर डर के मारे कांप रही होती है। एम्प्रेस दिलचस्पी लेते हुए बोलती है हाँ ठीक है, बताओ तुम्हारा प्लान क्या है। जून गंभीरता से जवाब देता है मुझे पूरा यकीन है कि वो अटैकर इसी पैलेस में कहीं छुपा हुआ है, और जैसा कि सब जानते हैं आदमियों के पास कोई एबिलिटी नहीं होती तो मैं इसका फायदा उठाऊंगा। जब मुझे वो अटैकर मिलेगा तब मैं इस स्किल का इस्तेमाल करके उस मास्टरमाइंड को पकड़ लूंगा। एम्प्रेस हल्की सी मुस्कान के साथ बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बोल्ड हो, ये मुझे अच्छा लगा। फिर अपनी पावर यूज करके अपने संतरों से एक टोकन निकालते हुए बोलती है ठीक है, जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो इस टोकन का इस्तेमाल करना, मुझे पता चल जाएगा कि तुम कहाँ हो और मैं अपनी आर्मी को तुम्हारी मदद के लिए भेज दूंगी। जून टोकन लेते हुए बोलता है ठीक है मैं समझ गया। एम्प्रेस उठकर जाते हुए बोलती है ठीक है आज के लिए इतना काफी है, तुम्हारी स्पिरिट एब्जॉर्प्शन की वजह से मैं काफी थक गई हूँ, हम फिर किसी और दिन मजे करेंगे। जैसे ही एम्प्रेस कमरे से बाहर निकलती है छुपी हुई पिंग अचानक कपड़ों के नीचे से निकलती है और गुस्से से चिल्लाती है अरे पागल, तूने अभी अभी मुझे ही मास्टरमाइंड कहा है ना। तभी जून थोड़ा मुंह बनाते हुए बोलता है वो सब मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं उसका अटेंशन अपनी तरफ खींच सकूं और उसका ट्रस्ट गेन कर सकूं। ये सुनते ही पिंक का गुस्सा भड़क उठता है, वो जोर से चिल्लाती है जो भी हो आई डोंट केयर, और बिना किसी चेतावनी के अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने लंबे खूबसूरत बालों से जून को पूरी तरह जकड़ लेती है। बाल उसकी गर्दन और शरीर को इतनी जोर से जकड़ते हैं कि जून के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगता है। तो पिंक की आंखों में अब एक शैतानी चमक उभर आती है। वो अपनी मुट्ठी में और पावर बढ़ाते हुए गर्जना करती है ये एक प्रिंसेस तुमसे कह रही है आज से तुम सिर्फ मेरे हो, आज के बाद तुम मेरे अलावा किसी और लड़की के करीब नहीं जाओगे, कोई औरत नहीं, कोई और नहीं। फिर पिंक जून के पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती है और चाहे तुम मुझसे ये कहो कि तुम मेरे मास्टर के भेजे हुए हो फिर भी मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, समझ गए। जून को उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सोचता है ये तो मेरे लिए एक बेहतरीन मौका है, और बिना कोई देर किए वो अचानक से पिंक को कसकर किस कर देता है। जैसे ही जून उसे किस करता है पिंक का पूरा कंट्रोल छूट जाता है और उसके बालों की पकड़ ढीली हो जाती है। जून के दिमाग में प्लान पहले से तैयार था, जितनी ज्यादा इसकी स्पिरिचुअल पावर मैं एब्जॉर्ब करूंगा उतनी ही ये मेरी तरह नॉर्मल होती जाएगी। पिंक के दिमाग में अचानक से चिंता की लहर दौड़ जाती है। नहीं, मैं इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हूँ, आखिर ये लड़का ही तो है। अगर इसने मेरी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये मुझसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पिंग ने खुद को धक्का देते हुए दूर करना चाहा लेकिन उसका शरीर जवाब नहीं दे रहा था। उसका मन बोलता है मुझे पता है कि ये मेरी स्पिरिचुअल पावर चुरा रहा है लेकिन मुझे इतना रिलैक्स क्यों महसूस हो रहा है।
जून की जकड़न बढ़ती जाती है, वो लगातार पिंक को किस करता रहता है और उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर खींचता जाता है। दूसरी तरफ पिंक के अंदर भावनाओं का तूफान मचल रहा था। वो सोचती है ये क्यों हो रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी कैंडी लैंड में हूँ, जैसे ये मिठास मेरी पूरी बॉडी को पिघला रही हो। आखिरकार जून किस करना बंद करता है और एक पल के लिए रुकता है। पिंक खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में अब एक अजीब सी फीलिंग छाई हुई थी। इस किस की फीलिंग कितनी स्वीट है। जून अपने मन में मुस्कुराते हुए सोचता है, जितना मैंने सोचा था इसकी स्पिरिचुअल पावर उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने दो अलग अलग स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब की है, फिर भी मुझे कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। इसका मतलब मैं जितनी चाहूं उतनी स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तभी पिंक शर्म और गुस्से में जून की तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी आ जाती है और वो थोड़ा हकलाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? ये सब सुनकर जून के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। वो धीरे धीरे पिंक की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख पिंक घबराकर पीछे हटती है और बड़बड़ाते हुए बोलती है, तुम अब क्या करने वाले हो? और वो डरते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, मेरे पास मत आओ। लेकिन जून तेजी से उसका एक पैर पकड़ लेता है और उसे पीछे खींच लेता है। पिंक घबराते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे। लेकिन जून शांत स्वर में बोलता है, कहाँ भाग रही हो? अब तुम मुझसे बच नहीं सकती। फिर जून उसे खींचकर उसके ऊपर बैठ जाता है और गंभीरता से बोलता है, तो जैसा तुम्हारे मास्टर ने कहा था, अब मैं तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने वाला हूँ। पिंक की आंखों में डर साफ दिखने लगता है। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगने लगती है, जैसे उसे इस हालात से बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिल रहा हो। जून गुस्से में अपना पंच पिंक की तरफ बढ़ाता है और उसे देखकर पिंक डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे उसे अभी जोर का मुक्का पड़ने वाला हो। लेकिन ठीक उस पल जून अपने पंच को पिंक के चेहरे के सामने लाकर रोक देता है और कुछ सोचता है, चाहे कोई भी दुनिया हो, इस तरह से औरतों को मारना ठीक तो नहीं है। फिर वो हल्के से पिंक की नाक पर हल्का थपका देता है। पिंक अपनी आंखें खोलती है और चौंकते हुए बोलती है, हाँ, ये क्या हुआ? उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे वो कुछ समझ नहीं पाई हो। जून स्टाइल मारते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, जो हर छोटी छोटी बात पे लोगों को जान से मारने की धमकी देने लगूं। पिंक थोड़ा गुस्से में आकर जवाब देती है, हाँ हाँ ठीक है, उस समय मैं थोड़ी केयरलेस हो गई थी, लेकिन अगली बार तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और बिना कुछ और कहे मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। जून एक गहरी सांस लेकर खुद से बुदबुदाते हुए बोलता है, चलो अच्छा हुआ ये चली गई। और बेड पे जाकर आराम से लेट जाता है। तभी सिस्टम अचानक प्रकट होती है और बोलती है, तुम्हारे द्वारा किए गए मिशन एम्प्रेस टाइपिंग की वजह से तुम्हें 1000 पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन क्योंकि तुमने एडवांस में यूनिवर्सल सन मून मिरर परचेज किया था, तुम्हारे पॉइंट्स कट गए हैं। इसलिए तुम्हारे पॉइंट्स अब भी 0 ही है। जून थकी हुई आवाज में बोलता है, तुम अब तक की सबसे बेकार सिस्टम हो। अच्छा बताओ, क्या सिस्टम में कोई लॉटरी सिस्टम है जिससे मुझे कुछ पावरफुल मैजिक आइटम मिल सके? सिस्टम तुरंत जवाब देती है, सॉरी, लेकिन हमारे पास कोई लॉटरी फंक्शन नहीं है। फिर वो एक स्क्रीन ओपन करती है जिस पे लिखा होता है, डेली टास्क परफेक्ट स्टेट बंकेट। सिस्टम बताती है, क्या तुम्हें याद है एम्प्रेस ने तुम्हें बंकेट संभालने का काम दिया था? अगर तुमने इसे अच्छे से कर लिया तो तुम्हें 500 पॉइंट्स मिलेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये एक साधारण मिशन है। अगर तुमने ये नहीं भी किया तो कोई डेंजर नहीं होगा, बस तुम्हें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जून अचानक खुश होते हुए चिल्लाता है, ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। आखिरकार ये बिना डेंजर वाला मिशन है। और एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करते हुए बोलता है, मुझे बस कुछ डिशेस ही तो बनानी है, ये उतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ तुम बिल्कुल सही हो, इसमें बस तुम्हें कुछ डिशेस ही बनानी है। 7 दिन बाद हमें एक गोल्डन पैलेस दिखाया जाता है, जहां एम्प्रेस वेस्टर्न लियाओ के मैसेंजर से कह रही होती है, तो आखिरकार हमारी मीटिंग खत्म हुई। आप जरूर थक गई होंगी, चलो अब खाने का समय हो गया है। मुझे यकीन है आपने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया होगा। सामने बैठी पिंक बालों वाली लड़की, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास छलक रहा था, बोलती है, हमारे ग्रेट लियाओ के प्रोडक्ट्स बहुत प्रचुर मात्रा में हैं। ऐसा कोई डिश नहीं है जो हमने पहले ना खाया हो। तभी जून ताली बजाते हुए सर्वेंट्स से बोलता है, चलो डिशेस सर्व करो। दो सर्वेंट्स बड़े बोट शेप प्लेट्स में कई डिशेस लेकर आते हैं और उन्हें टेबल पर सजा देते हैं। जून पीछे से बोलता है, ये हमारा स्पेशल क्यूजीन है, कृपया इसे ट्राई करें। पिंक बालों वाली लड़की एक पीस उठाती है और कुछ संकोच के साथ बोलती है, यहाँ पर बहुत सारा खाना है, लेकिन ये सब उतना खास नहीं लगता। क्या तुम ईस्टर्न तांग के लोग हमेशा ऐसी ही चीजें बनाते हो? और वो उस पीस को अपने मुंह में डाल लेती है। जैसे ही वो पहला बाइट लेती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। सरप्राइज होते हुए वो बोलती है, कितना डिलीशियस है। इस मीट का टेक्सचर तो ऐसा है जैसे मिठाई और चावल को मिलाकर बनाया गया हो। ये इतना स्वादिष्ट है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं समुद्र में सर्फिंग कर रही हूँ। फिर एक पल के लिए सोचती है और बोलती है, मैंने इतना कुछ बोल दिया इस खाने के बारे में, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे फिर से खा पाऊंगी। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जून ने बाकी की लड़कियों की तरफ देखकर कहा, प्लीज आप सब भी ट्राई करिए। तभी एक ग्रीन बालों वाली लड़की अचानक होश में आई और पास खड़ी पिंक बालों वाली लड़की को पिंच करते हुए उसे भी होश में ले आई।
पिंक बालों वाली लड़की जैसे ही होश में आई, उसने अपनी आवाज में एक दृढ़ता लाते हुए कहा, रुक जाओ, इससे पहले कि हम सब खाना शुरू करें, हमारे लियाओ की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सभी के बीच एक सन्नाटा छा गया। पिंक बालों वाली लड़की ने गहरी सांस ली और फिर गंभीरता से कहा, हमने सुना है कि योर मेजेस्टी इस दुनिया की फर्स्ट रैंक एक्सपर्ट हैं। हमारे ग्रेट लियाओ स्टेट की मास्टर जुआन जी आपके साथ मुकाबला करना चाहती हैं। ये सुनकर एम्प्रेस के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने अपने मन में सोचा, क्या सेकंड रैंक टॉइस्ट जुआन जी अभी यहाँ हैं? तभी पूरे पैलेस में अचानक से स्पिरिचुअल एनर्जी की स्मोक फैलने लगी। जून ने हैरान होकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? पिंक बालों वाली लड़की ने उसकी ओर देखते हुए समझाया, इसे पर्पल क्यू ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इसकी वजह से सेकंड रैंक से नीचे के सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। स्मोक के बीच से धीरे धीरे किसी का पैर सामने आता दिखा। कुछ ही क्षणों में एक खूबसूरत सी औरत जिसने सफेद ड्रेस पहनी हुई थी, उसकी आंखें हरी थीं और काले बाल उसकी खूबसूरती को और भी निखार रहे थे। उसकी परफेक्ट बॉडी और पोस्चर ने सभी का ध्यान खींचा। जैसे ही वो सामने आई, एम्प्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कई सालों से नहीं मिले हैं। आखिरकार तुमने सेकंड रैंक की फर्स्ट रियलम टॉयज्म को कल्टीवेट कर ही लिया। और मैंने सुना है कि तुम्हारे पास ड्यूल कल्टीवेशन टेक्निक है, जिसकी वजह से तुमने सेकंड रैंक को पार कर लिया है और फर्स्ट रैंक डॉइस्ट इमॉर्टल रियलम तक पहुंच गई हो। तो क्या तुम उसका टेस्ट करने के लिए यहाँ आई हो? जुआन जी ने बिना एक शब्द कहे अपनी पावर से कुछ फायरबॉल्स एक्टिव की और सीधे एम्प्रेस की ओर फेंक दी। एम्प्रेस ने तुरंत अपना गोल्डन शील्ड एक्टिव करते हुए कहा, तुम अभी भी उतनी ही रूड हो जितनी पहले थी। थोड़ी सी बात कर लेने से तुम्हारी नाक नहीं कट जाएगी। लेकिन जुआन जी ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और फायरबॉल्स की गिनती को दोगुना कर दिया। फिर से एम्प्रेस पर अटैक कर दिया। एम्प्रेस चौंक गई और चिल्ला उठी, क्या ये 5 एलिमेंट इंटर रिलेशन है? फिर उसने गुस्से में कहा, अब मुझे समझ आ गया कि तुम क्या चाहती हो। तुम इस पैलेस के अंदर मेरी बड़ी पावर को यूज नहीं करने देना चाहती और 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके मुझे ट्रैप कर रही हो ताकि अपने फायरबॉल से मुझे हरा सको। लेकिन सुन लो, तुम चाहे कितनी भी फायरबॉल्स बढ़ा लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जुआन जी ने बिना किसी प्रतिक्रिया के फायरबॉल्स की गिनती और बढ़ा दी। अचानक कुछ फायरबॉल्स एम्प्रेस को हिट कर गई, जिससे उसका चेहरा चोटिल दिखने लगा। इससे गुस्से में तमतमाए एम्प्रेस ने चिल्लाकर कहा, क्या तुम एक औरत भी है? घर के अंदर लड़ने वाली खुद को वॉरियर समझती है? लेकिन जुआन जी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, वो बस शांत खड़ी रही। जून ने एम्प्रेस की हालत को देखकर चिंतित होते हुए सोचा, मुझे लगता है एम्प्रेस की स्थिति सही नहीं है। फिर उसने पास खड़ी ग्रीन बालों वाली लड़की की ओर देखा और अपने सिस्टम से फेवरेबिलिटी डिटेक्टर को ऑन करने के लिए कहा। उसे पता चला कि उसका नाम शियाओ यान है और वो वेस्टर्न लियाओ की रूलर है। साथ ही उसे ताकतवर लड़के पसंद हैं। ये जानकर जून ने हैरानी में सोचा, क्या ये वेस्टर्न लियाओ की रूलर है? जून ने तेजी से पास रखी एक चाकू उठाई और चिल्लाकर जुआन जी को कहा, रुक जाओ मास्टर। उसने शियाओ यान के गले पर चाकू रखते हुए कहा, अब बहुत हुआ। सिचुएशन अब बुरी तरह गर्म हो चुकी है। जुआन जी अपने दिल की धड़कनों को अनसुना करते हुए 2 उंगलियां उठाती है और हवा में एक बड़ा सा स्टार शेप बना देती है, जो सीधा एम्प्रेस की तरफ अटैक करता है। लेकिन एम्प्रेस हमेशा की तरह तैयार अपने गोल्डन शील्ड को एक्टिवेट करती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम जितने भी स्पेल फॉर्मेशन ट्राई कर लो, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं होगा। आखिरकार सेकंड रैंक कभी फर्स्ट रैंक को हरा नहीं सकता। जुआन जी की आंखों में आग जल रही होती है, लेकिन वह अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय हल्की हंसी के साथ बोलती है, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम्हारी हालत तो खराब कर सकती हूँ। उसकी आत्मा में गुस्सा और जुनून का टकराव साफ नजर आता है। तभी जून दूर से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा जब मैं वेस्टर्न लियाओ के रूलर को मार दूंगा? यान को सुनकर हैरानी होती है। वह चौंकते हुए बोलती है, कौन रूलर? लगता है तुमने गलत आदमी को पकड़ लिया है। सॉरी, गलत औरत को पकड़ लिया है। जून का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है और वो बोलता है, जिस तरह से तुम उस पिंक बालों वाली लड़की को देख रही थी, उसे साफ पता चलता है कि तुम उसको ऑनर दे रही थी। यान हंसकर जवाब देती है, मैंने बस उसे घूर कर देखा और तुम ये दावा कर रहे हो कि मैं ही रूलर हूं? ये कितना रिडिक्यूलस है। तभी जुआन जी एक सुराही जैसी दिखने वाली बोतल निकालती है और हवा में लहराते हुए बोलती है, ये हवन और धरती का इंपीरियल स्पिरिचुअल डिवाइन बॉटल है। वो बॉटल को हवा में उछालकर एक्टिवेट कर देती है और उसी पल एम्प्रेस के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। ये तो लीजेंडरी इंपीरियल स्पिरिट बॉटल है, जो स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है। ये प्राचीन खजाना तुम्हारे पास कैसे आया? बॉटल एम्प्रेस के ऊपर तैरते हुए आ जाती है और उससे बहती एनर्जी एम्प्रेस पर गिरने लगती है। लेकिन एम्प्रेस बिना डरे अपने गोल्डन शील्ड को और जोर से एक्टिवेट करती है और बोलती है, तुम मेरी स्पिरिचुअल पावर को अब्सॉर्ब करना चाहती हो, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचती हो। तुमने मेरे आर्मर की स्ट्रेंथ को कमजोर समझा है। इस बीच जून फिर से धमकाते हुए चिल्लाता है, अगर तुम नहीं रुकी तो मैं उसे सच में मार दूंगा। जुआन जी उसकी धमकी सुनकर मुड़ती है और बोलती है, ये आदमी सच में कितने ट्रबल मेकर होते हैं। फिर वह यान की एनर्जी को बढ़ाने लगती है, जिससे यान और ताकतवर हो जाती है। लेकिन तभी जून देखता है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ रही है और एक आइडिया उसके मन में कौंध जाता है। बिना वक्त गवाए वह यान को पकड़ता है और उसे किस करने लगता है और उसी पल उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है।
यान को अंदर ही अंदर अजीब सा महसूस होता है। उसके मन में सवाल उठता है, ये सब क्या हो रहा है? मेरी स्पिरिचुअल पावर खत्म क्यों हो रही है? लेकिन साथ ही उसकी बॉडी में एक अनकहा सुकून आ जाता है, जैसे वह किसी खुले मैदान में हरी घास पर हो, ठंडी हवाओं का आनंद ले रही हो। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये तो स्पिरिट अब्जॉर्प्शन टेक्निक है। जून किस करने के बाद पीछे हटता है और आत्मविश्वास से भरा बोलता है, तुम चाहे कितनी भी स्पिरिचुअल पावर इसे दे दो, मैं उन सबको अब्सॉर्ब कर लूंगा। तभी यान गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारे पास स्पिरिट एब्जॉर्प्शन टेक्निक कैसे आई? तुम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एम्प्रेस अभी भी जुआनजी के लगातार हो रहे अटैक्स को अपने गोल्डन शील्ड से डिफेंड कर रही होती है। जुआनजी हैरानी से बोलता है, योर मेजेस्टी। लेकिन तभी यान फिर से गुस्से में गरजती है, मुझे जवाब दो। माहौल में तनाव बढ़ जाता है, पर जून एकदम बेपरवाह सारी बातों को अनसुना करते हुए यान के गले पे चाकू रखता है और गुस्से से चिल्ला उठता है, अगर तुम्हें सच में रूलर की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर ठीक है, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। यंग बुरी तरह बिफरते हुए फिर चिल्लाती है, तुम मुझे इग्नोर करना बंद करो और जल्दी से बताओ तुम्हारे पास ये स्पिरिट एब्जॉर्प्शन टेक्निक आई कैसे? इस बार जून का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। वह गरज कर चिल्लाता है, बस अब बहुत हो गया, और उसके गले पर हल्का कट लगा देता है। ये सब देखकर जुआनजी थोड़ी शांत होती है, पर उसकी आंखों में अब और भी गहरा गुस्सा उभर आता है। वह तेरे जून की ओर बढ़ती है और उसे जोर से धक्का मार देती है, जिसकी वजह से जून के हाथ से चाकू गिर जाता है और वह खुद जमीन पर जा गिरता है। जुआन जी अपनी आंखों में पावर को एक्टिवेट करते हुए गुस्से से बोलती है, बेवकूफ लड़के, तूने सारा काम खराब कर दिया। उसकी पावर और रौद्र रूप देखकर जून डर के मारे अपने मन में बोलता है, अब तो मैं गया काम से। तभी अचानक एम्प्रेस बीच में आ जाती है और अपनी दमदार आवाज में बोलती है, डरो मत, मैं यही हूँ। वो अपनी पावर एक्टिवेट करने लगती है। उसकी आंखों में भी वही जोश और ताकत दिख रही है। हम देखते हैं कि एक तरफ से एम्प्रेस पर्पल कलर की एनर्जी बीएम छोड़ती है और दूसरी तरफ से जुआनजी ब्लू कलर की एनर्जी बीएम छोड़ती है। दोनों बीम बीच में जाकर आपस में टकरा जाती हैं और उनके इम्पैक्ट से पूरा पैलेस रोशनी से भर जाता है। सारा माहौल एक युद्ध भूमि जैसा लगने लगता है। उसके बाद एम्प्रेस अपनी ताकत दिखाते हुए बोलती है, अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो तो चलो बाहर चलकर लड़ते हैं। तभी आन तेजी से जुआन जी के पास जाती है और बोलती है, स्टेट मास्टर, चलो हम यहाँ से चलते हैं अभी। और दोनों ही उस स्पिरिचुअल स्मोक में गायब हो जाते हैं। तब एम्प्रेस पीछे मुड़कर जून से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जून हकलाते हुए जवाब देता है, एम, मैं ठीक हूँ, थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद एम्प्रेस बाकी की लियाओ की लड़कियों की तरफ इशारा करती है और अपने गार्ड्स से गुस्से में बोलती है, इन्हें सबको कारागार में डाल दो। और ये क्या हो रहा था? मेरे गार्ड्स क्या कर रहे थे? इन्हें कैसे पता नहीं चला कि जुआनजी मेरी तांग डायनेस्टी में आ चुकी है? गार्ड्स सिर झुकाते हुए डर में जवाब देते हैं, हाँ योर मैजेस्टी। तब एम्प्रेस जून के पास आती है और प्यार से बोलती है, अगर तुम आज नहीं होते तो जुआनजी मेरी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करके खुद को फर्स्ट रैंक के लिए तैयार कर लेती। जो कुछ भी तुमने आज किया वो बहुत अच्छा किया, इसलिए आज से मैं तुम्हें प्रमोट करके इंपीरियल बनाती हूँ। यह सुनकर पीछे खड़ा जून क्यूट सा चेहरा बनाता है, जैसे सब उसकी मेहनत का फल मिल रहा हो। तभी वहां सिस्टम भी मस्ती भरे अंदाज में आती है और बोलती है, बधाई हो, तुमने टास्क पूरा कर लिया, तुम्हारे 500 पॉइंट्स ऐड कर दिए गए हैं। जून फिर एम्प्रेस से बोलता है, योर मेजेस्टी, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है। एम्प्रेस उत्सुक होकर जवाब देती है, हाँ बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? जून उत्साहित होकर बोलता है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनर गार्ड्स का कमांडर बनाएं ताकि मैं इस लियाओ वालों के उठाए हुए मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। ये सुनकर एम्प्रेस एक हल्का सा मुस्कान दबाकर बोलती है, क्या सच में तुम इनर गार्ड का कमांडर बनना चाहते हो? थोड़ी ठिठक कर फिर बोलती है, तुम जानते हो, इनर गार्ड मेरी प्राइवेट फोर्स है और उसमें कोई मर्द नहीं है। तुम तो ली फैमिली से हो, तुम्हें डर नहीं कि लोग बोलेंगे तुम तख्ता पलट के लिए कदम उठा रहे हो? जून थोड़ा सीना चौड़ा करके ठंडे स्वरों में बोलता है, मुझे किसी बात का डर नहीं। इस महल में ही हूँ जो लियाओ के फैलाए हुए राइट को पकड़ सकता है। मुझे पक्का पता है कि उनका कोई जासूस अंदर छिपा है, इसीलिए जुआन जी ने बिना आवाज किए हमारे पैलेस में घुसपैठ की। अगर मैं ना होता तो लियाओ वाले हमें तबाह करके निकल गए होते, और यही टांग के लिए सबसे बुरी बात होती। एम्प्रेस थोड़ी सोच में पड़ते हुए बोलती है, तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी लगता है कोई जासूस अंदर है, लेकिन क्या सच में तुम उसे पकड़ सकते हो? जून आत्मविश्वास से भरी आवाज में बोलता है, जब तक आप मेरी मदद करती रहेंगी कोई परेशानी नहीं होगी। यह सुनकर एम्प्रेस हल्की मुस्कान के साथ उसके करीब आकर शर्माते हुए बोलती है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 7 दिन देती हूँ। अगर तुम तब तक उसे नहीं ढूंढ पाए तो फिर इस महल में यूं फ्रीली नहीं घूम पाओगे, समझ गए? इसके बाद सीन कट करता है और हमें योफू पैलेस दिखाया जाता है, जहां जुआनजी यान को हील कर रही होती है। वो गुस्से से बुदबुदाते हुए बोलती है, कितनी शर्म की बात है, बस जरा सा रह गया और मैं फर्स्ट रैंक अचीव कर लेती। कभी नहीं सोचा था कि हमारे बीच कोई आदमी इंटरफेयर करेगा। यान दर्द से बोलती है, वो कोई आम आदमी नहीं था, उसकी स्पिरिट एब्जॉर्प्शन टेक्निक तुम्हारी स्पिरिट बॉटल से भी ज्यादा पावरफुल थी। जुआनजी थोड़े हैरानी में बोलती है, किसी एंशिएंट ट्रेजर से ज्यादा पावरफुल? तुम सीरियस हो? यान जवाब देती है, मैंने स्पिरिट एब्जॉर्प्शन टेक्निक के बारे में पुरानी किताबों में पढ़ा है।
ये गोइगोजी फैक्शन की मास्टरी थी और हजारों सालों से इसे भुला दिया गया। तब पावर की लड़ाई में सिर्फ टॉप 5 स्कूल्स बचे थे और उन्हीं की रैंक और नेम्स आज तक चले आ रहे हैं। कुछ स्कूल तब से छिप गए और सिस्टम के बदलने का इंतजार कर रहे हैं। यानी कुटिल मुस्कान के साथ बोलती है, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां से आया है, पर उसकी टेक्निक हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। हमें उसे पकड़ना ही होगा और इसके लिए मैं प्रिंसेस की मदद लूंगी। दृश्य बदलता है। जून, लिंग और यिंग कहीं जा रहे होते हैं। जून गंभीरता से बोलता है, लिंग, आज से तुम मेरी पर्सनल गार्ड हो, हमेशा मेरे साथ रहना। लिंग खुशी से मुस्कुराकर बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई। पीछे से यिंग थोड़ी चिढ़कर बोलती है, पर मुझे क्यों घसीट रहे हो? मैं तो एक साधारण कंफ्यूजन स्कॉलर हूँ, कोई बॉडीगार्ड नहीं। जून एक हल्की हंसी के साथ बोलता है, तुम्हें याद है ना, मैंने कहा था कि तुम्हें टॉप पे पहुंचाऊंगा। जब मैं उस जासूस को पकड़ लूंगा, तुम्हें कोर्ट में एंट्री दिलवाऊंगा। अचानक सामने से एक इंपीरियल गार्ड चीखते हुए आती है, तू यहाँ कैसे घुस आया? तुझे पता नहीं मर्दों का यहाँ आना मना है? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? जून बिना घबराए एम्प्रेस का दिया हुआ टोकन दिखाता है, मैं वेस्टर्न लियाओ का एम्बेसडर या लुआओ से कुछ पूछताछ करने के लिए आया हूँ, तो हट जाओ मेरे रास्ते से। इंपीरियल गार्ड उसकी बात सुनकर और टोकन देखकर डर जाती है, जी आप जा सकते हैं। लिंग हंसते हुए बोलती है, इतने सालों में कभी नहीं देखा कि इंपीरियल गार्ड इतना नरम बोले। मुझे तो हमेशा बुली किया गया। जून उसकी ओर देखता है, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकेगा। जून अपनी गंभीर निगाहों से देख रहा होता है कि लियाओ से आई पिंक बालों वाली लड़की को बुरी तरह बांध कर रखा गया है। उसकी हालत खराब थी, जख्मों से भरी, दर्द में चीख रही थी, मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ दो मुझे, सच में मुझे कुछ नहीं पता। यह सुनकर जून सीधा और ठंडे स्वर में गार्ड से बोलता है, इसे फौरन नीचे उतारो। गार्ड थोड़ा झिझकते हुए बोलती है, लेकिन सर, उच्च अधिकारियों का आदेश है कि जब तक ये बोलती नहीं, इसे नहीं खोला जाएगा। जून अब और सख्त होते हुए बोलता है, अब मैं यहाँ हूँ, मैं इसे इंटरोगेट कर रहा हूँ, उच्च अधिकारी कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ता, तुम बस इसे खोलो। गार्ड तुरंत उसके आदेश का पालन करती है और लड़की के बंधे हाथ खोल देती है। जैसे ही उसके हाथ खुले, पिंक बालों वाली गुस्से और दर्द से चीखते हुए बोलती है, तुम टांग के कुत्ते हो, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं ग्रेट लियाओ को कभी धोखा नहीं दूंगी। जून उसकी तरफ देखकर शांति से जवाब देता है, अच्छा, तो तुम धोखा नहीं दोगी, लेकिन क्या होगा जब ग्रेट लियाओ ही तुम्हें धोखा दे दे? लुआओ अब और ज्यादा गुस्से में आकर चीखते हुए बोलती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जून हल्की मुस्कान के साथ बोलता है, तुम्हारी रूलर और स्टेट मास्टर ने सिर्फ अपनी जान की फिक्र की और तुम लोगों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। लुआओ थोड़ी शांत होकर जवाब देती है, उस वक्त कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने अपनी फैमिली और दोस्तों से अलविदा बोल चुकी हूँ और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जून उसकी बात सुनते ही अपनी जगह से खड़ा होता है और ठंडे स्वर में बोलता है, तुम सच में सोचती हो कि यहाँ मरकर ग्रेट लियाओ तुम्हें हीरो कहेगा? लुआओ बिना सोचे जवाब देती है, हाँ बिल्कुल। जून अब हल्के से अपने हाथ झाड़ते हुए बोलता है, ठीक है, समझ गया, कोई बात नहीं। अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा क्योंकि तुमने पहले ही सब कुछ बता दिया है। लुआओ चौंकते हुए गुस्से में चीखती है, क्या बकवास है, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया। जून अब एक शातिर मुस्कान के साथ बोलता है, हाँ सच में तुमने कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं पूरे वेस्टर्न लियाओ में ये फैला दूंगा कि तुमने ग्रेट लियाओ के मिलिट्री सीक्रेट्स और उनके प्लान हमें दे दिए हैं, और ये कि तुम तांग में एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल बन गई हो। तुम्हारी फैमिली और दोस्तों को यकीन हो जाएगा कि तुम गद्दार हो और उन्हें सच बताने वाला कोई नहीं होगा। लुआओ अब डरते हुए चीखती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तो एक वॉरियर की इज्जत को बर्बाद कर देगा। जून शांत स्वर में जवाब देता है, क्या तुमने नहीं सुना है, प्यार और जंग में सब जायज है। तांग के लोग जानेंगे कि तुम वफादार हो, लेकिन लियाओ के लोग तुम्हें गद्दार समझेंगे। लुआओ अब अपनी पूरी ताकत से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, और जून पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी लिंग बीच में आकर उसे रोक लेती है और सख्त स्वर में बोलती है, तुम अपनी हद में रहो। जून बिना हिले डुले बोलता है, क्यों नहीं कर सकता? अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो खुद को गद्दार कहलाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी रूलर को पता चलेगा तो वो तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करेगा? लुआओ अब डर और निराशा में बोलती है, तुम शैतान हो। जून एक आखिरी नजर डालते हुए बोलता है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, अपने सारे सीक्रेट्स मुझे बता दो और मैं ये न्यूज फैला दूंगा कि तुमने कुछ नहीं बताया और बहादुरी से मरी हो। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम कहीं छुपकर आराम से जी सकती हो, या फिर कुछ मत बताओ और वेस्टर्न लियाओ की गद्दार बन जाओ, चॉइस तुम्हारे पास है। लुआओ अब हार मानते हुए धीमे स्वर में बोलती है, ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगी। इसके बाद लुआओ शांत होकर सारा प्लान बताती है, हमारा मेन मिशन क्वीन को इस समय पैलेस में एंटर कराना था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि क्वीन ने ईस्टर्न टैंक की प्रिंसेस के साथ अलायंस किया है। वही प्रिंसेस पिछली बार कोल्ड पैलेस में आग लगाने की जिम्मेदार थी। जून और यिंग दोनों चौंकते हुए एक साथ बोलते हैं, क्या प्रिंसेस? तभी पीछे से किसी की आहट होती है। जून घबराते हुए पूछता है, कौन है? एक लड़की सामने आती है और बोलती है, मैं प्रिंसेस का संदेश लेकर आई हूँ, प्रिंसेस ने आपको डायमिंग पैलेस में बुलाया है। जून का मन तेजी से दौड़ने लगता है जब उसे समझ में आता है कि कल्प्रिट प्रिंसेस टेपिंग है, और उसी वक्त उसका बुलावा आना कोई साधारण संयोग नहीं हो सकता।
उसने अपनी स्किल से ये भी देख लिया था कि उसका नाम हैंग है, उसका अफेक्शन लेवल 0 है और कैप्चर डिफिकल्टी अनेबल टू कैप्चर। ये उसके लिए एक गंभीर चुनौती थी। जून यिंग का हाथ पकड़कर बोलता है, ठीक है, मैं और लिंग डियामिंग पैलेस जाएंगे। तुम वहीं जाओगी जहां हमने पहले तय किया था। हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसके हाथ पर एक इशारा करता है जिसे देख यिंग तुरंत समझ जाती है कि ये एक साइन है और उसके मन में सोचती है, ठीक है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो शांत स्वर में बोलती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। जून और लिंग उस लड़की के साथ पैलेस की ओर जाने लगते हैं। चलते चलते जून लिंग से बोलता है, सावधान रहना, मुझे यकीन है कि हम पर कोई हमला करेगा। ये बात खत्म भी नहीं होती कि अचानक पीछे से एक चाकू उनकी ओर उड़ता हुआ आता है। लिंग तुरंत जून को धक्का देकर बचाती है और बोलती है, ध्यान से। वे मुड़कर देखते हैं तो दो नकाबपोश योद्धा उनके सामने हथियार लिए खड़े होते हैं। जून हैरानी से बोलता है, क्या पैलेस के अंदर एसासिन भी हैं? और क्या प्रिंसेस के पास ऐसे योद्धा भी हैं? तभी वो लड़की घबराते हुए बच्चों की तरह रोने लगती है। अब हम क्या करेंगे? हम मरने वाले हैं। लिंग अपने तलवार निकालते हुए बोलती है, जून तुम यहां से कहीं छुप जाओ। लड़की की चीखें और तेज हो जाती हैं, कोई बचाओ, कोई बचाओ। जून उसे पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाता है और गुस्से में बोलता है, बच्चों की तरह रोना बंद करो और मेरे साथ चलो। अंदर लिंग तैयार हो जाती है उन योद्धाओं से लड़ने के लिए। वो अपनी शैडो पावर को सक्रिय करती है और शैडो की तरह उन दोनों के बीच से निकलकर उनके पीछे पहुंचती है। वो एक की पीठ पर तलवार से हमला करती है, लेकिन आश्चर्य होता है जब वो सोचती है, क्या मेरे वार के बावजूद इन्हें कुछ नहीं हुआ। तभी उसे पता चलता है कि वे दोनों पपेट्स हैं। बाहर से जून ये सब देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है, ये दोनों पपेट्स हैं। उसी वक्त सिस्टम आती है और बताती है ये एक एक्सक्लूसिव एबिलिटी है फोर्थ रैंक मोहिस्ट पपेट मास्टर की। उन्हें पपेट्स के साथ लड़ना पसंद होता है। मोहिस्ट की लीडर एक बार में 3000 से ज्यादा पपेट्स को नियंत्रित कर सकती है और किसी भी सिटी पर कब्जा कर सकती है। जून अपने कपड़ों से एम्प्रेस का दिया हुआ पेपर निकालता है और बोलता है, अगर ये फोर्थ रैंक मोहिस्ट है तो मुझे एम्प्रेस को ही इससे निपटने देना चाहिए। वो पेपर को हवा में उछाल देता है और तभी वो लड़की जून से चिपक कर बोलती है, प्लीज हमें मत मारना, प्लीज हमें मत मारना। जून उस पेपर में नाइफ से छेद करता है और लड़की की तरफ घुरकर बोलता है, ये बचकानी हरकतें क्यों कर रही हो? तुम किस चीज से डर रही हो? तुम्हारे पास भी तो स्पिरिचुअल पावर है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करती? लड़की धीरे से बोलती है, क्योंकि मैं एक 9th रैंक मोहिस्ट एंटी वॉर हूँ। मेरे पास कोई लड़ने की कॉम्पैक्ट स्किल नहीं है, इसलिए। जून और वो लड़की हक्के बक्के रह जाते हैं जब एक पपेट उनके सामने आ जाता है। लड़की डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, प्लीज कोई मुझे बचाओ, मैं अभी इतनी जवान हूं, मुझे मरना नहीं है। जून तुरंत सिस्टम से संपर्क करता है और बोलता है, मुझे पिछले मिशन में जो 500 पॉइंट्स मिले थे उनके बदले कोई वेपन या मैजिक आइटम दे दो जिससे मैं इन पपेट्स से लड़ सकूं। सिस्टम जवाब देती है, इस समय शॉप में केवल मेडिसिन और प्रोटेक्शन शील्ड उपलब्ध है, कोई वेपन या मैजिक आइटम नहीं है। जून झुंझलाते हुए बोलता है, क्या तुम सच में सिस्टम हो या सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए बनाई गई हो? फिर वो गोल्डन सिल्वर आर्मर खरीदता है और उसे एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही पपेट अपनी तलवार से जून के सीने पे हमला करता है, आर्मर के कारण उसके कपड़े तो फट जाते हैं लेकिन उसे चोट नहीं लगती। पपेट जब दोबारा अपनी दोनों तलवारों से हमला करता है, आर्मर की ताकत से उसकी तलवारें टूटने लगती हैं। ये देखकर वो लड़की घबराते हुए बोलती है, तुम ठीक तो हो ना? तुम मरे तो नहीं ना? जून पपेट को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और खड़ा होकर सोचता है, ये कैसी बात है? अगर इसे फोर्थ रैंक मोहिस्ट ने बनाया है तो ये इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है? तभी लिंग भागते हुए आती है और बोलती है, क्या तुम ठीक हो? चलो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जून पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, वो लोग अभी तक मरे नहीं हैं, तुम अपने पीछे देखो। जैसे ही लिंग पीछे देखती है, दूसरा पपेट उस पर हमला करता है और उसकी तलवार लिंग के कंधे में घुस जाती है। ये देखकर जून चिल्लाता है, लिंग रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। वो दौड़ता हुआ लिंग को कसकर पकड़ लेता है और अपनी पीठ उसकी तरफ कर लेता है ताकि पपेट की तलवारें उसकी पीठ पर लगे। लिंग घबराकर चिल्लाती है, प्लीज मुझे जाने दो वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। जून दृढ़ता से लिंग को पकड़े हुए बोलता है, नहीं, अगर मैंने तुम्हें अभी छोड़ दिया तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। तभी दोनों पपेट फिर से खड़े हो जाते हैं और जून पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अचानक यिंग वहां आती है और एक जोरदार स्प्लैश मारती है जिससे दोनों पपेट टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि यिंग 5th रैंक कन्फ्यूशियस है। यिंग की शक्ति देखकर जून खुश होकर बोलता है, यिंग आखिरकार तुम आ ही गई। यिंग लिंग की ओर बढ़ती है और उसे हील करते हुए बोलती है, मैं पता करने गई थी कि इन पपेट्स के थ्रेड्स में स्पिरिचुअल एनर्जी कहां से आ रही है, इसलिए मुझे देर हो गई। जून हैरानी से पूछता है, क्या तुम हील भी कर सकती हो? यिंग मुस्कुराते हुए बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं, एट रैंक कन्फ्यूशनिस्ट हीलिंग्स में स्पेशलाइज होती हैं। जून संतोष से बोलता है, बहुत अच्छा, तो तुमने उस जगह का पता लगा लिया जहां पपेट मास्टर है? तब यिंग बोलती है कि हाँ, मुझे पता चला है कि ये सब प्रिंसेस पिंक के पैलेस से आए हैं। तब जून बोलता है, तो तुम्हारा ये कहना है कि ये सब प्रिंसेस ने हमें मारने के लिए भेजा था? तब यिंग बोलती है, मुझे नहीं पता पर तुम ऐसा भी कह सकते हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि उसने ही हमें मारने के लिए पपेट्स भेजा है? तब जून अपने मन में सोचता है, माना कि पिंक मास्टरमाइंड हो सकती है इन सब के लिए, लेकिन वह इस तरह बेरहमी से किसी की जान तो नहीं ले सकती। तभी हॉन्ग डरते हुए चिल्लाती है, देखो वह पपेट्स फिर से खड़े हो रहे हैं।
और सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह दोनों पपेट्स दोबारा खड़े होकर मर्ज हो जाते हैं और एक बड़ा सा पपेट 4 हाथ वाला बन जाता है। ये देखकर लिंग बोलती है, तुम सब भाग जाओ, मैं इसको संभालती हूँ। तब जून बोलता है, नहीं तुम इसको कैसे संभाल सकती हो? अगर तुम इसको डिस्ट्रॉय भी कर दोगी तो भी ये फिर दोबारा से खड़े हो जाएंगे। और फिर अपने मन में सोचता है, इसको खत्म करने के लिए कोई ना कोई आइडिया तो जरूर होगा। अरे हाँ, ये तो आखिरकार पपेट ही है ना। तभी जून ने यिंग की ओर देखते हुए सख्त लहजे में बोला, तो तुम आखिरकार उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी थ्रेड देख सकती हो। अब ये बताओ, क्या तुम ये पावर लिंक को दे सकती हो? यिंग ने थोड़ी सोचकर जवाब दिया, हाँ ये मुमकिन है, पर याद रहे ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही हो सकता है, और वो भी कुछ देर के लिए ही काम करेगा। जून ने बिना वक्त बर्बाद किए बोला, कोई बात नहीं, इतना काफी है। लिंग ने अपनी पावर एक्टिवेट करनी शुरू की और जून ने तेजी से चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें इनकी बॉडी डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, बस उनकी स्पिरिचुअल थ्रेड को काट दो, देखते ही देखते ये खुद बिखर जाएंगे। लिंग ने एक नजर पपेट्स पर डाली और शांति से बोलती है, ठीक है मैं समझ गई। फिर उसने अपना शैडो मूव अलोंग विद द वाइल्ड एक्टिवेट किया और पपेट्स के सारे थ्रेड्स को काट दिया। जून की आंखें चमक उठी। उसने खुशी से उछलते हुए चिल्लाया, अरे वाह लिंग, तूने तो कमाल कर दिया, और बिना सोचे समझे जाकर उसे गले लगा लिया। पीछे खड़ी यिंग ने ठंडे लहजे में बोला, तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं? जून उसकी तरफ मुड़ा और जवाब दिया, हम दामिंग पैलेस की ओर जा रहे हैं। यिंग ने बोला, क्या तुम भूल गए ये पपेट्स दामिंग पैलेस से ही आए हैं, तो ये बात एम्प्रेस को नहीं बतानी चाहिए। जून थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, हम अभी दामिंग पैलेस के करीब हैं, अगर हम एम्प्रेस को बताने गए तो यकीन मानो कोई और हम पर हमला कर देगा। बट मुझे यकीन है प्रिंसेस हमें यूं ही मारने वाली नहीं है, और हम ये दावा नहीं कर सकते कि प्रिंसेस ही इसके पीछे है। दृश्य बदलता है। अब दामिंग पैलेस का भव्य दृश्य दिखता है। प्रिंसेस अपने सिंहासन पर बैठी बोलती है, होंग तुम इतनी जल्दी इन्हें लेकर क्यों आ गई? फिर जून की ओर मुड़कर बोलती है, मैंने सुना तुम वेस्टर्न लियाओ की लड़की से इंटेरोगेट करने गए थे, क्या कुछ रिजल्ट निकला? जून दोनों पपेट्स को उसके सामने पटकते हुए बोलता है, हमें रिजल्ट मिला और हम मरते मरते बचे हैं। ये सब तुम्हारे डामिंग पैलेस से जुड़ा है। पिंग आग बबूला होकर चिल्लाई, क्या बकवास कर रहे हो? किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझे फंसाने की? जून शांत लहजे में बोलता है, अच्छा चलो हम अकेले में मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। प्रिंसेस मान गई। साइड में जाकर जून बोलता है, हमने पता लगाया कि इन पपेट्स का मैनिपुलेटर तुम्हारे डामिंग पैलेस का ही है। वो कोई 4th रैंक मोहिस्ट है। क्या तुम्हें किसी ऐसे आदमी के बारे में पता है? पिंग ने गुस्से से बोला, क्या? यहाँ तो केवल मैं ही 4th रैंक मोहिस्ट हूँ। जून उसकी बात सुनकर बोलता है, तो ठीक है, मुझे कुछ लोगों पे शक है, क्या तुम पता लगा सकती हो कि कौन सस्पिशियस है? प्रिंसेस ने होंग से पूछा। होंग, क्या रास्ते में कोई सस्पिशियस आदमी मिला? होंग ने घबराते हुए जवाब दिया, नहीं, उस वक्त मैं इतनी डरी हुई थी कि आसपास कुछ नहीं देखा। प्रिंसेस उसे सांत्वना देते हुए बोलती है, ठीक है, तुमने अच्छा काम किया, अब तुम जा सकती हो। जैसे ही होंग जाने लगी, अचानक एक पिंक एनर्जी उसकी तरफ आई और उसने तुरंत खुद को बचाया। ये देखकर पिंक ने हैरानी से बोला, इतनी तेज? होंग पलटकर बोलती है, तो तुमने मुझे पकड़ ही लिया। जून चिल्लाया, हमारी लोकेशन के बारे में सिर्फ तुम जानती थी, और तुमने ही मेरा एम्प्रेस वाला टोकन तोड़ दिया, तभी से मुझ में शक पैदा हुआ। होंग हंसते हुए बोलती है, कितनी शर्म की बात है, मुझे तुम्हें उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब भी मैं तुम्हें खत्म कर सकती हूँ। इतना कहकर होंग ने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली और घातक लहजे में बोलती है, तुम्हें मारने के बाद मैं सबको बता दूंगी कि तुम दोनों आपस में लड़कर मारे गए। ये सुनते ही पिंग ने गुस्से से बोला, तू हरामजादी। होंग ने पीछे से तीर छोड़े और जून ने फुर्ती से पिंग को साइड में धकेलते हुए बोलता है, जरा बच के। यिंग ये देखकर बोलती है, ये तो मैकेनिज्म मास्टर है, और तुम तो 3rd रैंक मोइस्ट हो। होंग बोलती है, तुम्हें आखिरकार समझ आ ही गया। यिंग ने अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए गंभीरता से बोला, हिलना मत, अब तुम ब्लैक वाटर की कैद में हो, और जरा सी हरकत भी की तो तुझे बेहद दर्द झेलना पड़ेगा। होंग उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बोलती है, मैं यहाँ पिछले 2 साल से अंडरकवर थी, अब मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है, आज तुम सब मारे जाओगे। जैसे ही होंग ने अपनी डार्क एनर्जी फैलानी शुरू की, जून चिल्लाया, तुम दोनों 5th और 4th रैंक मिलकर 3rd रैंक मोहिस्ट को हरा सकते हो। होंग ने हंसते हुए जवाब दिया, रैंक के बीच का अंतर क्वांटिटी से नहीं भर सकता, चाहे अकेली 3rd रैंक हो या 10 4th रैंक, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तभी पिंग अपने गुस्से में हाथ से थ्रेड्स निकालते हुए चीखती है, तू आखिर है कौन और कहां से आई है? एक मेड होकर 4th रैंक कैसे हासिल कर सकती है? ये इम्पॉसिबल है। वो पपेट्स को क्रिएट करते हुए आगे बढ़ती है, क्या तू भूल गई कि मैंने तुझे येटिंग पैलेस से बचाया था? फिर अपने पपेट्स से उस पे हमला करते हुए गरजती है, मैंने तुझे एक नई जिंदगी दी थी, क्या तू सब कुछ भूल गई? पिंग के शब्दों में गुस्सा और धोखे का दर्द साफ झलक रहा था। हॉन्ग मुस्कुराते हुए बड़ी सी कैंची निकालकर बोलती है, वो सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारा ट्रस्ट गेन करने के लिए किया था, असल में मुझे यहाँ क्वीन शाओ ने भेजा है। हॉन्ग एक झटके में कैंची से पिंग के पपेट्स के स्पिरिचुअल थ्रेड्स को काट देती है। पिंग का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है, तू ऐसा कैसे कर सकती है? हॉन्ग उसकी पपेट्स को पकड़कर बोलती है, तू शायद नहीं जानती, 3rd रैंक मोहिस्ट सिर्फ इसलिए मास्टर नहीं होते कि वो मैकेनिज्म कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं कि वो किसी भी मैकेनिज्म पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुनकर पिंग सन्न रह जाती है, ये कैसे हो सकता है?
हॉर्न ठंडी नजरों से बोलती है मैं किसी भी पपेट को कंट्रोल कर सकती हूँ। और फिर वो अपनी डार्क एनर्जी से पिंक के पपेट्स को भर देती है, जो अब पिंक के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। पिंक के चेहरे पे तनाव दिखता है, लेकिन तभी यिंग अपनी शील्ड एक्टिवेट करती है, तू इन्हें रोक नहीं पाएगी। लिंग अब चिंता से बोलती है ये पपेट्स तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। यिंग गहरी सांस लेते हुए बोलती है अब इसे इन पपेट्स को कंट्रोल करने के लिए थ्रेड्स की भी जरूरत नहीं पड़ रही। ये ज्यादा खतरनाक हो गई है। पिंग अब खुद को शांत करने की कोशिश करती है, तू फिक्र मत कर, ये मेरे पपेट्स हैं और मैं इन्हें खुद डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। पिंग अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर एक स्पेल कास्ट करती है, जिससे सभी पपेट्स अचानक ब्लास्ट हो जाते हैं। इस धमाके से पिंग के मुंह से खून निकलने लगता है और वो लड़खड़ाने लगती है। जून उसे संभालते हुए बोलता है पिंग क्या तुम ठीक हो? लेकिन होंग इस सारे ड्रामे को देख चौंकते हुए बोलती है सेल्फ डिटोनेशन, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जून के दिमाग में अब तेजी से विचार दौड़ने लगते हैं, होंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमें यहाँ से भागने का कोई रास्ता निकालना ही होगा। पीछे से यिंग बोलती है यहाँ से भागना असंभव है, अगर हम इस घेरे से बाहर निकले तो वो तुरंत अटैक करेगी। जून गुस्से में सोचता है अब मैं क्या करूं, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। वो अचानक सिस्टम को बुलाता है, सिस्टम जल्दी बताओ क्या मेरे पास कुछ पॉइंट्स बचे हैं? सिस्टम ठंडी आवाज में जवाब देती है सॉरी तुमने पहले ही सारे पॉइंट्स यूज कर लिए हैं। जून गुस्से से चीखता है ये सिस्टम भी बकवास है, हमेशा गलत वक्त पे धोखा देती है। सिस्टम बिना भावनाओं के जवाब देती है मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जून शांत होते हुए बोलता है सच में सब कुछ मुझ पर है? सिस्टम उसकी मदद करते हुए बोलती है एक तरीका है हॉर्न को हराने का, और वो तुम्हारे दिमाग में पहले से है, बस अब उस पर तुम्हें डिपेंड करना होगा। जून अब होश में आता है तो हॉर्न को हराने का आइडिया मेरे पास ही है। लिंग अचानक बोलती है हमारी स्पिरिचुअल पावर ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, मुझे पीछे से जाकर अटैक करना होगा। यिंग उसे रोकते हुए बोलती है ये बहुत रिस्की है, नामुमकिन है कि वो तुझे नोटिस न करे। लिंग अपने आत्मविश्वास में बोलती है मुझे अपनी पावर पे भरोसा है और मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। जून उसकी बात सुनते हुए बोलता है ठीक है मैं भी साथ दूंगा। और फिर हॉन्ग से बोलता है तो तुम्हें क्वीन शाओ ने भेजा है, क्या तुम वेस्टर्न लियाओ से हो? हॉर्न गुस्से से बोलती है मैं ईस्टर्न तांग से हूँ, मेरी फैमिली को एम्प्रेस ने मार दिया था क्योंकि मैं महजिम की डिसेंडेंट हूँ। एम्प्रेस को डर था कि हम उसे हरा देंगे। जून की आंखों में अब समझ की चमक आती है तो इसीलिए तू थर्ड रैंक तक पहुंची। इसी बीच लिंग पीछे से अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। जून को यह सब देख गुस्सा आता है, लेकिन तभी हॉन्ग उसे अपनी एनर्जी से पकड़ लेती है। अगर उस दिन तू बिच में नहीं आता तो हमारी स्टेट मास्टर फर्स्ट रैंक अचीव कर चुकी होती। अब तू मेरे रास्ते में आ रहा है और तुझे मारना मेरी जिम्मेदारी है। इसी बीच लिंग पीछे से आती है, लेकिन हॉन्ग तेजी से मुड़ती है और बोलती है तू कितनी स्लो है, मुझे पहले ही पता था तेरे प्लान के बारे में, और अपनी थ्रेड से लिंग को जकड़ लेती है। हॉन्ग अपने पंच में एनर्जी भरकर लिंग को मारने जाती है, लेकिन जून बीच में आकर उसे बचा लेता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर लिंग चौंकते हुए बोलती है जून तुम ठीक हो? जून हल्की मुस्कान के साथ बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, और अब मुझे पता चल गया है कि इसे कैसे हराना है। जून का गोल्डन आर्मर अब टूट कर बिखर जाता है। हॉन्ग हंसते हुए बोलती है तुमने ये आर्टिफैक्ट भी एक बार के लिए यूज कर लिया, अब तुम बच नहीं सकते। तभी रेड एनर्जी से अटैक होता है, लेकिन हॉन्ग उसे डॉज कर जाती है। यिंग चिल्लाकर बोलती है जून अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो जल्दी करो। जून अब सीरियस होता है ठीक है लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। यिंग अपनी पावर को और बढ़ाते हुए बोलती है ठीक है मैं इसे संभालती हूँ, लेकिन जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। यिंग अब अपनी पूरी पावर के साथ हांग पर हमला करती है, लेकिन हॉन्ग हर अटैक को डॉज करती जाती है। हांग हंसते हुए बोलती है तू चाहे जितनी पावर बढ़ा ले, मुझसे जीत नहीं सकती। यिंग फिर बोलती है ये एक लाइफ सेविंग स्किल है जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 3 बार यूज कर सकती हूँ, और ये मेरा पहला मौका है। लिंग गुस्से से जून से बोलती है क्या सच में तुम्हारे पास कोई आइडिया है इसे डील करने का? जून बोलता है तुमसे मदद चाहिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो समझ नहीं पाओगी। याद है एम्प्रेस पिंग और शियाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे मैंने अब्सॉर्ब की थी? लिंग सिर झुकाकर बोलती है हाँ याद है। जून एक पल रुककर बोलता है तो अब वो सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे अंदर स्टोर है, पर मैं एक आदमी हूं तो उस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिंग गहरी सांस लेकर बोलती है तो क्या? जून उसे पकड़ते हुए बोलता है मैं वो पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। लिंग ताज्जुब से पूछती है क्या ये पॉसिबल है? वो एनर्जी तो मेरी रैंक से ऊपर थी, इससे कुछ होगा? जून गुस्से में बड़बड़ाता है मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो वेस्टर्न लियो की स्टेट मास्टर एम्प्रेस की पावर अब्सॉर्ब करने नहीं आई होती, तो कुछ तो पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि शियाओ ने मुझे मारने के लिए हांग को भेजा ताकि मेरी एबिलिटी अब्सॉर्ब कर सके। जून अपने सिस्टम की बातें याद करते हुए सोचता है तो क्या यही बातें हैं जो सिस्टम मुझसे छुपा रही थी ताकि मैं हांग को हराऊं? अगर ऐसा हुआ तो मैं एक ह्यूमन पोर्टेबल चार्जर बन जाऊंगा। लिंग जो अब तक लड़ाई में लगी थी, मार खा रही थी, जून की नजरें उसके चेहरे पर पड़ी और वो जल्दी से बोल पड़ा हमारे पास टाइम नहीं है, हमें तुरंत स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करना होगा। लिंग हाथ उठाती हुई बोलती है ठीक है मैं तैयार हूं, चलो शुरू करो। जून फिर उसे चूमते हुए उस सारी पावर को उसके अंदर ट्रांसफर करने लगता है। जैसे ही वो हटता है पूछता है लिंग तुम ठीक हो?
लिंग का शरीर गोल्डन एनर्जी से चमकने लगता है और वो सपने में बड़बड़ाती है, क्या यही है फर्स्ट रैंक मिलिटारिस्ट की पावर? उसकी आंखें चमकने लगती हैं और फिर बोल पड़ती है, ये पावर तो कितनी कमाल की है। और जून से कहते हुए, क्या तुम रुक क्यों गए? जून, जो उसकी आंखों में बढ़ती शक्ति देख रहा था, कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, लिंग तुम्हारी आंखें बदल गई हैं, क्या तुम ठीक हो? लिंग उसे घूरते हुए बोलती है, तुम क्या इंतजार कर रहे हो, कंटिन्यू करो। और फिर जून को पकड़कर उसे फिर से चूमने लगती है। इधर यिंग हांग से फाइट कर रही होती है और उसकी हालत खस्ता हो रही होती है। हांग, जो अब तक उसे चिढ़ा रही थी, बोलती है, अब खेल बहुत हो गया, अब मुझे सचमुच सीरियस होना पड़ेगा। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो जाती हैं और वो चौंक कर बोलती है, क्या ये तो इनविंसिबल वज्र है? और उसकी नजरें लिंग पे जाती हैं, जो अब गोल्डन एनर्जी में जल रही थी। हांग डरते हुए बोलती है, ये तो एम्प्रेस की पावर है। लिंग, जो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी, हंसते हुए बोलती है, इंटरेस्टिंग। तो ये होता है फर्स्ट रैंक की पावर। अब तुम अपने जैसे 20 को भी बुला लो, फिर भी मेरे सामने कुछ नहीं कर पाओगी। हांग डरते हुए बोलती है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो विश्वास नहीं कर सकती कि एक फिफ्थ रैंक इतनी जल्दी फर्स्ट रैंक को अचीव कर ले। फिर अपने डार्क एनर्जी के पपेट्स को कंट्रोल करते हुए बोलती है, ठीक है, तो देखते हैं तुम सच में इतने पावरफुल हो या नहीं। और उन पपेट्स से लिंग पर अटैक करती है। लेकिन लिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी गोल्डन एनर्जी तो और भी तेज हो जाती है और वो सभी पपेट्स को अपने हाथों से क्रश कर देती है। लिंग की हंसी से जगह गूंज उठती है और हांग अब डरकर बोलती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे मैकेनिज्म इतनी आसानी से नहीं टूट सकते। फिर अपनी डार्क एनर्जी से और नए आर्टिफैक्ट्स निकालते हुए बोलती है, मेरे पास हवाओं से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं, कोई ना कोई तो जरूर काम करेगा। लिंग उस सभी आर्टिफैक्ट्स को नजरअंदाज करती हुई बोलती है, तो क्या हुआ, तुम्हारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं, क्या ये भी मुझसे तेज हैं? और बिना किसी डर के एक थप्पड़ मारकर हांग को दूर गिरा देती है। हांग, जो अब तड़प रही थी, मुंह से खून पहुंचते हुए बोलती है, ये कैसे हो सकता है? एक फिफ्थ रैंक मुझे हरा सकती है? फिर अपनी डार्क एनर्जी से स्क्रॉल निकालकर बोलती है, मैं मोजी की लास्ट डिसेंडेंट हूँ और मुझे हराना आसान नहीं है। लिंग, जो अब पूरी तरह से कंट्रोल में थी, हंसते हुए बोलती है, क्या बकवास कर रही हो, चुपचाप मुझसे लड़ो। हांग अब अपना आखिरी हथियार निकालते हुए बोलती है, तो ठीक है, देखते हैं तुम सच में कितनी पावरफुल हो। और स्क्रॉल से तलवारें निकालकर लिंग की तरफ फेंक देती है। लिंग, जो अब अपने गोल्डन एनर्जी से ढकी हुई थी, उन तलवारों को बिना किसी डर के नीचे गिरा देती है। लेकिन तलवारें फिर से डार्क एनर्जी से चमकने लगती हैं और पीछे से लिंग पर अटैक करती हैं। लिंग हंसते हुए अपने हाथ से तलवारों को एक एक करके पकड़कर क्रश कर देती है और फिर बोल पड़ती है, क्या तुम समझ नहीं रही हो? ये जो ताकत तुम्हें लग रही है, वो तो तुम सिर्फ महसूस कर सकती हो। अब तुम्हारे सारे हथियार तो खत्म हो गए और मैं अब तुम्हें खत्म करने वाली हूँ। हांग, जो अब डर से कांप रही थी, अपनी डार्क एनर्जी से नए हाथों का निर्माण करती है। ये देखो, अब मुझे और पावर मिल चुकी है, तुम्हें कैसे हरा पाऊंगी, अब तुम देखोगी। लेकिन लिंग, जो अब पूरी तरह से गोल्डन एनर्जी से घिरी हुई थी, एक कदम आगे बढ़ती है। पावर आर्टिफैक्ट्स क्या फर्क पड़ता है, ये सब सिर्फ तुम्हारी कमजोरी दिखाता है। फिर वो अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार पंच मारती है और हांग के स्क्रॉल में छेद कर देती है। हांग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो जोर से चिल्लाती है, क्या सिर्फ एक पंच से मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट को तोड़ दिया? लिंग अब पूरी ताकत से हांग की तरफ बढ़ती है। किसी ने बोला था कि तुम कभी नहीं हारा सकती, लेकिन आज मैं तुम्हें वो हकीकत दिखाने वाली हूँ। फिर लिंग लगातार पंच मारने लगती है, हर एंगल से, हर दिशा से। हांग की हालत और खराब होती जाती है। वो घुटनों के बल बैठ जाती है और गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोलती है, आखिरकार तुमने मुझे मजबूर कर ही दिया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर हांग हंसते हुए बोलती है, मैकेनिज्म मास्टर के पास सबसे पावरफुल स्किल होती है, वो है खुद को एक मैकेनिज्म में बदल लेना। होंग की बॉडी धीरे धीरे पपेट में बदलने लगती है। ये देखकर लिंग गुस्से में चिल्लाती है, क्या बकवास है, और तेजी से एक पंच के साथ होंग पर हमला करती है। लेकिन इस बार होंग पे कोई असर नहीं होता। होंग हंसते हुए बोलती है, तुम अपनी इस मामूली फोर्स से मुझे कभी हरा नहीं सकती। वह लिंग को कसकर पकड़ती है और अपनी डार्क एनर्जी उसके चारों ओर लपेटते हुए बोलती है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ मेरी इस मास्टरपीस से। होंग की डार्क एनर्जी लिंग को पूरी तरह से घेरने लगती है। तभी दूर से जून की आवाज आती है, जल्दी से अपनी हवा की ताकत से उससे दूर हटो। लिंग फौरन वैसा ही करती है और अपनी हवा की शक्ति का इस्तेमाल कर खुद को होंग की एनर्जी से बाहर खींच लेती है। यह देखकर होंग गुस्से में पागल हो जाती है, मैंने तुझे बहुत कमजोर समझ लिया, अब सबसे पहले तुझे ही मारूंगी। होंग जून की तरफ दौड़ती है और अपनी डार्क एनर्जी से उसे जकड़ लेती है। वह चिल्लाकर बोलती है, अगर मैं मरी तो सबसे पहले तुझे मारकर मरूंगी। उसकी डार्क एनर्जी यिंग के पूरे शरीर पर फैलने लगती है। उधर से लिंग चिल्लाती है, उसे छोड़ दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? होंग ठंडे लहजे में जवाब देती है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। तभी जून एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, रुको, तुम मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मैं भी तुम्हारी ही तरह एक रिबेल हूं। होंग ठिठक कर रुक जाती है और गुस्से से बोलती है, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर यकीन करूंगी? तब जून एक टोकन निकालकर दिखाते हुए बोलता है, ये देखो, मैं ली क्लैन का आखिरी वंशज हूँ, मेरी फैमिली को भी एम्प्रेस ने मार डाला था। जून के टोकन को देखकर होंग थोड़ी उलझन में पड़ जाती है और बोलती है, तो क्या तुम सच में इंपीरियल फैमिली से हो?
अगर ऐसा है तो तुम यहाँ एम्प्रेस के महल में क्या कर रहे हो? जून शांत स्वर में बोलता है, क्योंकि मैं बदले के लिए यहाँ आया हूँ। होंग का चेहरा तमतमा उठता है। क्या बदले के लिए? बदले के लिए तुम अपने दुश्मन से शादी करोगे? ये कितनी बचकानी हरकत है। तुम्हें क्या लगता है मैं इन बातों पे यकीन कर लूंगी? तुम मुझे क्या 3 साल की बच्ची समझते हो? जून गंभीर स्वर में बोलता है, तो तुम ही बताओ, मैं और क्या करता? एक ऐसा आदमी जो स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो फर्स्ट रैंक एम्प्रेस से कैसे निपटेगा? होंग थोड़ी देर तक सोचती रहती है और अंत में बोलती है, इसकी बातें गलत तो नहीं है। जून आगे बढ़कर बोलता है, मैं पहले उसका ट्रस्ट जीतता, फिर उसकी पावर को अपना बनाता और आखिर में उस पे हमला करता। यही मेरा प्लान था। अब तुम समझी? अब से हम दोनों दुश्मन नहीं हैं, हम एक जैसे हैं। हमें एक साथ काम करना चाहिए। क्या अब भी तुम मुझे मारने वाली हो? होंग गंभीरता से जवाब देती है, मुझे अब भी तुम पर भरोसा नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो? जून लिंग की ओर देखते हुए बोलता है, लिंग, तुम प्रिंसेस और यिंग को लेकर यहाँ से बाहर जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। लिंग थोड़ी हिचकिचाते हुए बोलती है, ठीक है। और वह प्रिंसेस और यिंग के साथ वहां से निकल जाती है। अब केवल होंग और जून रह जाते हैं। जून धीरे से बोलता है, तो क्या तुम अब मुझ पर यकीन करोगी? होंग थोड़ा रुककर बोलती है, नहीं अभी भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वेस्टर्न लेआउट ले जाऊंगी। वहां क्वीन ही तय करेंगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। जून ने होंग की ओर देखते हुए बोला, फिर ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मुझे वहां ले जा सकती हो, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो क्या तुम मुझे मारोगी नहीं? मैं तो एक सीधा साधा आदमी हूँ जिसके पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है। क्या तुम अपनी पावर मुझसे हटा सकती हो? होंग ने उसकी बात सुनकर थोड़ी देर सोचा, फिर अपनी डार्क एनर्जी को उसकी बॉडी से हटा लिया। धीरे से मुड़ते हुए वह बोली, ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ। जून की आंखों में एक शरारती चमक थी। उसने होंग की ओर देखते हुए बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सीक्रेट है। होंग ठिठक कर रुक गई और गंभीरता से बोली, ठीक है, जल्दी बताओ। जून होंग के पास आया, उसका चेहरा कान के करीब लाते हुए फुसफुसाया, क्या तुम्हें पता है, एक सीधा साधा बंदा जिसके पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है, और फिर वह ईविल मुस्कान के साथ बोल पड़ा, वो भी तुम्हें जान से मार सकता है। इससे पहले कि होंग कुछ समझ पाती, जून ने तेजी से उसका हाथ पकड़ा और अचानक उसे कसकर पकड़कर किस करने लगा। होंग हड़बड़ा गई, मगर जब तक वह कुछ कर पाती, जून उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर चुका था। होंग गुस्से में तिलमिला उठी, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ गई? तुमने क्या किया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वह गुस्से में पंच मारने के लिए झपटी, मगर जून पहले से तैयार था। उसने आसानी से उसका वार रोक लिया। होंग की कमजोर हालत देखकर वह मुस्कुराया, चाकू निकाला और बिना देर किए सीधे उसके गले पर वार कर दिया। खून की धाराएं फर्श पर फैल गईं। होंग दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ी और बोली, तुमने ये कैसे किया? जून ने उसकी ओर देखते हुए ठंडे स्वर में बोला, चाहे आदमी के पास स्पिरिचुअल पावर ना हो, लेकिन अगर सामने एक सीधी सादी औरत हो तो हमेशा आदमी ही जीतता है। क्या तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आया? फिर वह दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते हुए उसने बोला, मुझे पता था तुम सब यही हो, आ जाओ। सामने से लिंग और यिंग भागते हुए आए। लिंग की आंखों में राहत झलक रही थी। वह जून से लिपटते हुए बोली, क्या तुम ठीक हो? मुझे खुशी है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उस होंग का क्या होगा? अगर उसने तुम्हें कुछ करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगी। जून ने होंग की ओर देखा, जो अब भी जमीन पर पड़ी कराह रही थी। उसने ठंडे स्वर में बोला, मैंने उसे मार दिया, चाहे ये जीवन हो या मेरा पिछला। मैंने पहली बार किसी को जान से मारा है। दृश्य बदलता है। अब हम दूसरे पैलेस में पहुंचते हैं। यिंग पिंग को हील कर रही होती है। जून चिंतित स्वर में पूछता है, अब प्रिंसेस कैसी है? यिंग मुस्कुराते हुए जवाब देती है, डरने की कोई बात नहीं, ये अनकॉन्शियस से बाहर आ चुकी है, ज्यादा चोट नहीं आई है। तभी जून के सामने सिस्टम प्रकट होती है। उसने बोला, कंग्रेचुलेशंस, आपने हिडन मिशन कंप्लीट कर लिया है। आपकी स्पिरिट एब्जॉर्प्शन टेक्निक अपग्रेड होकर सेकंड लेवल पर पहुंच चुकी है। अब आप किसी भी इंसान के किसी भी बॉडी पार्ट को किस करके उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपको अब लिप टू लिप किस की जरूरत नहीं होगी। साथ ही आपको 5,000 पॉइंट्स रिवॉर्ड में दिए गए हैं। इनका इस्तेमाल स्किल्स या आइटम्स खरीदने के लिए कर सकते हैं। जून ने हल्के से थंब अप करते हुए बोला, ठीक है, मैं समझ गया, जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। ये कहते हुए उसने अपने चेहरे पर मिट्टी लगाने की तैयारी शुरू कर दी। लिंग ने उसे ऐसा करते देख हैरानी से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? जून मुस्कुराया और बोला, पैलेस में जाने से पहले तैयारी कर रहा हूँ। आखिर मैंने कितनी बहादुरी से काम किया है, ये तो दिखाना पड़ेगा, और मुझे यिंग को प्रमोट भी तो करना है। दरवाजा खुलता है और एम्प्रेस अंदर आती है। तभी पिंक भागकर उसके पास आती है और रोते हुए बोलती है, मॉम, अच्छा हुआ आप आ गई। वो होंग हमारी जासूसी कर रही थी। एम्प्रेस की नजर जून पर पड़ी। वह उसकी ओर बढ़ी और गहरी चिंता भरे स्वर में बोलती है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लिंग बोलती है, अगर इसकी एब्जॉर्प्शन टेक्निक ना होती तो हम सब मारे जा चुके होते। एम्प्रेस का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने आदेश दिया, इसकी तुरंत इन्वेस्टिगेशन करो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को मारने की कोशिश करने की? जून ने झुकते हुए बोला, योर मैजेस्टी, मैं ठीक हूँ। एम्प्रेस की आंखों में राहत और भावुकता की झलक थी। उसने बोला, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। मुझे यकीन था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आईं।
पास खड़ी सोल्जर आपस में फुसफुसाने लगी, देखो एम्प्रेस रो रही है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार एम्प्रेस को रोते हुए देखा है। एम्प्रेस ने खुद को संभालते हुए बोला, तो जब से तुम यहाँ आए हो मैं तुमसे लगातार कठिन काम करवाती आई हूँ, मुझे माफ कर दो। जून ने हल्की मुस्कान के साथ बोला, कोई बात नहीं योर मैजेस्टी, मुझे खुशी है कि मैं आपके काम आ सका। एम्प्रेस ने दृढ़ स्वर में बोला, तुम जो भी इनाम मांगोगे मैं दूंगी। जून ने विनम्रता से बोला, नहीं अभी इसकी जरूरत नहीं है। एम्प्रेस ने हठपूर्वक बोला, नहीं तुम्हें मांगना ही होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद जून ने गंभीर स्वर में बोला, ठीक है अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो क्या आप मुझे एम्प्रेस की पूरी मैनेजमेंट दे सकती हैं। तो यार आज का ये एपिक चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, और क्या बताऊं भाई लोगों, सीजन 1 का ये लास्ट चैप्टर था। और अगर आप सभी ने इस वीडियो को सपोर्ट किया, अपना प्यार दिखाया, तो मैं वादा करता हूं कि जब भी अगला सीजन आएगा मैं उसे भी कवर करूंगा। और हाँ, तब तक के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। और मैं दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए।